हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुधांशु दुबे और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के बीच में संजीवनी जेई लेक्चर नंबर 1 चैप्टर की नई शुरुआत है। चैप्टर का नाम है एस ब्लॉक और एस ब्लॉक के अंदर हम अगर बात करें तो बेटा बहुत डिटेल्ड हम पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। क्या क्या नीडेड है, क्या क्या कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, हम सारी बातों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं बेटा लेक्चर नंबर 1 की। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट। ये थर्मल डिकम्पोजिशन जो है बेटा, हम बात करें पी ब्लॉक क्लास 12 के अंदर भी लिखा हुआ है रिएक्शन के बीच बीच में। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं तो डीएनए ब्लॉक में भी लिखा हुआ है, ऐसे ही मैं बात करता हूं एस ब्लॉक में भी। लेकिन इसका एप्लीकेशन कहां से शुरू होता है? आयोनिक बॉन्ड से शुरू होता है। फजान्स का इसमें रोल आता है बहुत बड़ा, लेटिस एनर्जी का रोल आता है, हाई फाई नेचर, लो फाई नेचर का रोल आता है। तो वो सारी चीजों को बड़ा हम सिस्टमेटिकली करने वाले हैं। आपको बड़ा फील गुड वाला फैक्टर आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इन सारे लेक्चर्स को देखोगे तो आपको ये लगेगा कि नहीं, अपने को सारी चीजें बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से दी गई हैं। और जेई मेंस के अंदर अगर हम बात करें या जेई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बड़ा ही धांसू चैप्टर इसको अगर हम कह सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि यहां पे जो टॉपिक मैं लेने जा रहा हूं ये एक्चुअल में बिखरा पड़ा रहता है। और बिखरा पड़ा रहता है तो क्या होता है कि हम यहां से वहां भागते हैं समेटने के लिए, फिर वहां से वहां भागते हैं। लेट सपोज एस ब्लॉक में थोड़ा पढ़ा, फिर थोड़ा जाके हम पढ़ते हैं कि पी ब्लॉक के अंदर क्लास 12 में, फिर हम पढ़ते हैं डीएनएफ ब्लॉक में। अच्छा होता क्या है, जब हम एस पढ़ रहे होते हैं तो पी का भूल जाते हैं, पी पढ़ रहे होते हैं तो डीएनएफ का भूल जाते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि मैं सारी चीजों को एक जगह आपको लाके दूं, एक जगह इकट्ठा करके दूं, सो डैट कि ये सारी चीजें आपके लिए बड़ी इजी बन जाए, बहुत अच्छी बन जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट। सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे बात करता हूं सॉल्ट्स क्या है, तो केटायन और एनायन के मिक्सचर है। सॉल्ट क्या है? कुछ नहीं है, सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो केटायन और एनायन का मिक्सचर है। ठीक है, केटायन और एनायन का मिक्सचर है। और केटायन और एनायन की अगर मैं बात करता हूं तो ये बेसिकली और कुछ नहीं है, आयोनिक कंपाउंड है। क्या है बोलो बेटा? आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। समझने की कोशिश करना। अब आयोनिक कंपाउंड बना कैसे? अगर आयोनिक कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो केटायन और एनायन से मिलकर बना होगा। लेट सपोज मैंने कहा क्या बेटा कि एक गैसियस केटायन ए है। ठीक है, एक गैसियस केटायन ए है जो कि गैसियस एनायन बी के साथ मिलके एक क्या बना रहा है? कंपाउंड बना रहा है, डेट इज आयोनिक कंपाउंड। अगर मैं बात करूं तो ये बनाएगा ए बी सॉलिड। लेट सपोज मैंने कहा ए बी सॉलिड बना रहा है, यानी कि ए बी सॉलिड क्रिस्टल बना रहा है। अगर ये क्रिस्टल बना रहा है, ये लैटिस बना रहा है, लैटिस बना रहा है तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी जिसे हम कहेंगे लैटिस एनर्जी। यू इज इक्वल टू मैं लिखता हूं लैटिस एनर्जी। क्या लिखता हूं? लैटिस एनर्जी। क्योंकि ए गैसियस केटायन मिलके बी गैसियस केटायन के साथ आपका क्या बना रहा है? लैटिस बना रहा है, ए बी सॉलिड बना रहा है। ए बी सॉलिड बना रहा है तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है। उस एनर्जी को मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? लैटिस एनर्जी। अब जरा गौर से समझना। लेट सपोज दैट यहां पे ये केटायन है, ये एनायन है, ये केटायन है, ये एनायन है, ये केटायन है, ये एनायन है। ऐसे ही एनायन है, केटायन है, एनायन है, केटायन है, एनायन है, केटायन है। यहां पे अगर मैं बात करूं केटायन है, एनायन है, केटायन है, एनायन है, केटायन है, एनायन है। ऐसे ही एनायन है, केटायन है, एनायन है, केटायन है। ठीक है, समझ रहा हूं मेरी बात को? एनायन है, केटायन है। अब समझने की कोशिश करना यहां पे तरीके से। अगर मैं तुमसे बात करूं कि ये मान लो केटायन है, केटायन है, समझने की कोशिश करना। अगर ये केटायन और एनायन में क्या लग रहा होगा तो सर ये अपोजिट नेचर के फोर्सेस हैं, अपोजिट नेचर के चार्ज हैं। तो यहां पे अपोजिट नेचर का फोर्स लगेगा। डेट इज यहां पे अगर हम बात करें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा। यानी कि मैं कह सकता हूं एफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हालांकि ये सब हम पहले ही आयनिक बॉन्ड के अंदर केमिकल बॉन्डिंग में कवर कर चुके हैं। एक जनरल व्यू के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि बेटा वहीं पे अगर मैं बात करूं इस केटायन के साथ क्या होगा तो सर इस केटायन और इस केटायन में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगने वाला है। क्यों? क्योंकि इनका नेचर क्या है? सेम है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्या है ये? फोर्स ऑफ रिपल्सन। अगर मैं आपसे बात करूं कि जो लैटिस एनर्जी की इक्वेशन आई थी, मैंने आपको बताया था लैटिस एनर्जी की इक्वेशन क्या हो गई थी? U इज इक्वल टू, मैं क्या बोल रहा हूं, लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू क्या है? AQ1 Q2 अपॉन R प्लस BR टू दी पावर N। कैपेसिटेंस की ये इक्वेशन है जहां से लैटिस एनर्जी की इक्वेशन आती है। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है? इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि लैटिस एनर्जी चार्ज पे भी डिपेंड करती है और रेडियस पे भी डिपेंड करती है। अगर रेडियस बढ़ा तो लैटिस एनर्जी कम होगी, अगर चार्ज बढ़ा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। अगर मैं बात करता हूं ये नेगेटिव, लेट सपोज ये जो इक्वेशन के अंदर, हालांकि ये इक्वेशन का काम नहीं आना है लेकिन मैं थोड़ी बहुत जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं। अगर लेट सपोज दैट ये नेगेटिव हमें बता रहा है किसके बारे में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में बता रहा है? फोर्स
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बता रहा है, तो ऑब्वियस है ये पॉजिटिव किसके बारे में बताएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। लेट सपोज दैट कि ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वहीं पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन बोलूंगा। बोलो हाँ या ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्या बोलेंगे, बोलो बेटा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो ये बात बेसिकली लैटिस एनर्जी के बारे में हमने कर रखी है, कहां पे, डिटेल्ड में हमने कर रखी है, लैटिस एनर्जी केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। मुद्दे का विषय क्या है, मुद्दे का विषय क्या है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा जी समझने और सुनने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा फजांस रूल से। फजांस रूल से जब हम चर्चा करते हैं तो फजान साहब ने क्या बोला था, इस दुनिया में कोई भी 100% कोवेलेंट नहीं है और कोई भी 100% आयोनिक नहीं है। क्यों सर, फजान से क्यों कर रहे हो, क्योंकि बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन को समझने के लिए, सबसे इजीली समझने के लिए आपको फजांस रूल का आना बहुत जरूरी है। अगर आपको फजांस रूल की बातें आती हैं, यकीन मानो दोस्त, आपके लिए मैं अगर बात करूं, ये थर्मल डिकम्पोजिशन बहुत ही शानदार, बहुत ही इजी, बहुत ही ल्यूसिड बन जाता है, बहुत ही सिंपल बन जाता है। तो इसको सिंपल बनाने के लिए, इसको साधारण तरीके से समझने के लिए, सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझने के लिए, इनऑर्गेनिक में कहा जाता है रटने वाले पोर्शन से पीछा छुड़ाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान होना बेहद जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, फजांस रूल ने कहा क्या था, जैसे कि जब हम डाइपोल मूवमेंट पढ़ रहे थे बेटा जी, तो डाइपोल मूवमेंट ने कहा कि कोई भी बॉन्ड हो संसार का, उसके अंदर अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसके अंदर 100% कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं होगा, कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होगा। वहीं फजान साहब आए तो फजान साहब ने यह कहा कि संसार का कोई भी बॉन्ड उठा के देख लो, वो 100% आयोनिक नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट में कोवेलेंट कैरेक्टर जरूर होता है। इसके लिए उन्होंने कुछ बातें कही थी। इन्होंने क्या क्या बातें कही थी, कंडीशन क्या क्या कहा था। सबसे पहला कंडीशन इनका था कि रेडियस ऑफ केटायन, रेडियस ऑफ केटायन यानी कि साइज ऑफ केटायन, रेडियस ऑफ केटायन शुड बी लो। रेडियस ऑफ केटायन क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, समझ रहे हो, यानी कि आर पॉजिटिव, रेडियस ऑफ केटायन, रेडियस ऑफ केटायन, आर का मतलब क्या हो गया, रेडियस, और पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, केटायन। रेडियस ऑफ केटायन लो होना चाहिए। वहीं दूसरी बात अगर हम बात करें तो रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ एनायन अगर हम बात करें, रेडियस ऑफ एनायन एंड चार्ज ऑफ एनायन, एंड चार्ज ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ एनायन एंड चार्ज ऑफ एनायन, रेडियस एंड चार्ज ऑफ एनायन क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाई। ठीक है। अगर मैं बात करूं तीसरी बात इन्होंने क्या बोली थी, तो आपको याद होना चाहिए था, इन्होंने क्या बोला था, चार्ज ऑन एनायन। क्यू माइनस का मतलब क्या हो गया, चार्ज ऑन एनायन। क्या हो गया, चार्ज ऑन एनायन। चार्ज ऑन एनायन क्या होना चाहिए बेटा, तो ये होना चाहिए हाई। क्या होना चाहिए, हाई। अच्छा चार्ज नहीं, सॉरी, चार्ज ऑन केटायन क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए हाई। यानी रेडियस ऑफ केटायन लो होना चाहिए, चार्ज ऑन केटायन क्या होना चाहिए, चार्ज ऑन केटायन क्या होना चाहिए बेटा, चार्ज ऑन केटायन क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। वहीं रेडियस एज वेल एज चार्ज ऑन एनायन क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। पहली बात क्या बोली, रेडियस ऑफ केटायन छोटा होना चाहिए ताकि चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहे, चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहे। छोटा एरिया है उसमें अगर हम बात करें चार्ज डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। वहीं अगर हम बात करें रेडियस ऑफ एनायन और चार्ज ऑफ एनायन क्या होना चाहिए, ये हाई होना चाहिए। रेडियस भी बड़ा होना चाहिए, साइज भी बड़ी होनी चाहिए, चार्ज भी ज्यादा होना चाहिए। पहली चीज क्या, रेडियस ऑफ केटायन छोटू सा होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें रेडियस ऑफ एनायन मतलब साइज ऑफ एनायन क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। चार्ज ऑन एनायन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। मान लो एक नेता को अपने पक्ष में खूब सारा वोट अट्रैक्ट करना है, तो कब अट्रैक्ट कर पाएगा, जब जनता बुद्धिमान होगी तब ज्यादा खींच पाएगा, या जब जनता बुद्धू होगी ज्यादा। आज के अकॉर्डिंग, अगर आज के पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक नेता को अपने खेमे में खूब सारा वोट लेना है, तो पहली चीज अगर मान लो वो कहीं रैली करने जा रहा है, तो रैली में भीड़ क्या होनी चाहिए, ज्यादा, सो दैट कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाए। दूसरी चीज, उसकी बातों में क्या होना चाहिए, दम, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींच पाए, सम्मोहित कर पाए, तभी तो उनका वोट ज्यादा ले पाएगा। वैसे ही अगर मैं बात करूं कि जो केटायन है ये एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एनायन बोले तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, जहां पे नेगेटिव चार्ज है, जहां पे इलेक्ट्रॉन है, उसको अपनी तरफ खींचता है। अब समझना, तो अगर मान लो नंबर में और चार्ज में, नंबर बोले तो साइज से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, साइज बड़ी होगी अगर किसकी, एनायन की, और उसके अलावा चार्ज ज्यादा होगा तो केटायन उसको अपनी तरफ क्या करेगा, पॉजिटिव आयन जो है वो अपनी तरफ खींच लेगा। जब खींचेगा तो क्या होगा समझना। तो अगर मैं बात करूं यहां पे देखो,
फदान साहब ने क्या बोला था, ये मान लो क्या है, एनायन है, ये क्या है, सिमेट्रिकल एनायन है, क्या है, सिमेट्रिकल एनायन है, ठीक है, खूब सारे इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, सिमेट्रिकल एनायन है, क्या है बेटा बोलो जल्दी, सिमेट्रिकल एनायन है, ठीक है। और ये क्या है बेटा, स्मॉल साइज केटायन है, ये क्या है, स्मॉल साइज केटायन है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है। अब मान लो ये भी कैसा है, सिमेट्रिकल केटायन है, ये कैसा है बेटा, सिमेट्रिकल केटायन है, और ये कैसा है बेटा, सिमेट्रिकल एनायन है। जब इस केटायन को इस एनायन के करीब ले जाया जाएगा, जब इस केटायन को इस एनायन के करीब ले जाया जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हौले हौले अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन कब खींचेगा, जब ये दमदार होगा, दमदार होगा, कैसा होगा, दमदार, समझ रहे हो, शानदार। अगर शानदार होगा तो शानदार होने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहली चीज, चार्ज खूब भयानक होना चाहिए, मतलब दमदार केटायन होना चाहिए कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन देखते ही इसकी तरफ खींचे चले हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, जैसे ही इनके करीब ले जाऊं एकदम चुंबक की तरह इलेक्ट्रॉन को खींच ले, भयानक तरीके से इलेक्ट्रॉन को खींच ले। अरे हाँ ना बोलो बेटा, तो यहां पे केटायन कैसा होना चाहिए, दमदार। अब केटायन दमदार होने के लिए इसकी पावर तगड़ी होनी चाहिए, ताकि एकदम इसके करीब जाए और भयानक तरीके से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले। तो एक बात मुझे बताओ, जैसे मैग्नेट बचपन में खेला था तुमने, तो मैग्नेट को करीब लेके जाते थे, पट्ट से पकड़ लेता था। तो समझने की कोशिश करो, अगर ये दमदार पावर वाला केटायन रहेगा, बहुत शानदार केटायन रहेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी एकदम भयानक रहेगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ एकदम शानदार तरीके से खींच लेगा। हाँ ना बोलो, तो यानी कि यहां पे चार्ज डेंसिटी बोले तो एकदम भयानक पॉजिटिव चार्ज होने चाहिए, चार्ज डेंसिटी एकदम हाई होनी चाहिए। अब चार्ज डेंसिटी कब हाई होगी, जब साइज छोटा है और पॉजिटिव चार्ज एकदम टाइटली उसके अंदर बंद है। समझ रहा हो मेरी बात को, तभी जैसे ही एनायन के प्रति लेके जाओगे, एनायन के करीब लेके जाओगे, धड़ाधड़ एनायन को अपनी तरफ खींच लेगा। मान लो अगरबत्ती तुमने अपने घर के अंदर जलाई, समझने की कोशिश करना, अगरबत्ती से क्या निकल रहा है, धुआं, और मान लो इतना हवा का झोंका इतना तेज आया कि एक चीज समझने की कोशिश करो, मान लो वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है हवा का झोंका, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पूरे धुएं को साइंस से अपनी तरफ लेके चला जाएगा। बोलो हाँ या ना, पक्की बात है। अगर मान लो हवा का झोंका जो है वो धीरे धीरे है, तो धीरे धीरे लेके जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को, धीरे धीरे लेके जाएगा। लेकिन अगर बहुत तेज है तो वो अपनी तरफ तुरंत खींच लेगा। ठीक उसी तरीके से समझो यहां पे, अगर ये चार्ज ऑन केटायन क्या होगा, हाई होगा, दमदार होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को अपने प्रति क्या करेगा, खींच लेगा। अब जब खींचेगा तो सोचो क्या होगा, जो ये सिमेट्रिकल एनायन है, क्या है बेटा, सिमेट्रिकल एनायन है, क्या है बोलो बेटा, सिमेट्रिकल एनायन है, क्या है बोलो जल्दी, सिमेट्रिकल एनायन। जैसे इस पॉजिटिव चार्ज को मैं इसके करीब लेके जाऊंगा, ये फटाफट उसकी तरफ जोरदार पावर से अट्रैक्ट होगा, जोरदार पावर से मेरे भाई खींचेगा। अगर जोरदार पावर से अगर खींचेगा तो एक चीज समझना, अभी अगर मैं तुमसे बात करूं इस सिचुएशन को देख के कि मान लो इसका एक न्यूक्लियस है और इस एटम का एक न्यूक्लियस है, इन दोनों एटम का न्यूक्लियस है, जरा गौर से समझने की कोशिश करना, ये केटायन का है, ये एनायन का है। इलेक्ट्रॉन अभी किसके करीब है, तो इलेक्ट्रॉन सर नेगेटिव चार्ज के करीब है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, अभी इसके करीब है। लेकिन जैसे जैसे मैं इन दोनों को आगे बढ़ाता हूं मेरे भाई, जैसे जैसे मैं केटायन को इसकी तरफ ले जाऊंगा, जैसे जैसे मैं केटायन को इसकी तरफ ले जाऊंगा, जैसे जैसे मैं इसके केटायन को इसकी तरफ ले जाऊंगा, जैसे जैसे केटायन को इसकी तरफ ले जाऊंगा, इसकी तरफ ले जाऊंगा, इसकी तरफ ले जाऊंगा, इसकी तरफ ले जाऊंगा, समझने की कोशिश करना, जैसे जैसे इसको इसकी तरफ ले जाऊंगा, ये जोरदार पावर के साथ, ये शानदार पावर के साथ इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। यानी अगर मैं इसकी बात करूं कि जब मैं इसके करीब लेके गया तो कंडीशन क्या हुई, ये न्यूक्लियस ऑफ केटायन थोड़ा सा आगे चला गया, किसके करीब चला गया, न्यूक्लियस ऑफ एनायन के प्रति, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहां पे समझने की कोशिश करना, यहां पे नया फिगर बना के दिखा रहा हूं। ये केटायन जैसे ही एनायन के प्रति गया, एनायन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा, ये मुझे बताओ। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होंगे वो दबा के इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे या नहीं होंगे, तो सर यस सर, जवाब ये है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड दबा के इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और जब अट्रैक्ट होंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। अनसिमेट्रिकल होने का मतलब क्या है सर, ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा, डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगा। इसमें डिस्टॉर्टेड का मतलब क्या है कि इसका सिमेट्रिकल नेचर अब किस में बदल चुका है, अनसिमेट्रिकल। ये पहले अगर मैं बात करूं स्थायी रूप से एकदम गोलाकार था, अब ये क्या हो चुका है, अब इसका शेप बिगड़ चुका है, ठीक है, यानी कि अनसिमेट्रिकल बन गया है, यानी कि डिस्टॉर्टेड हो गया है। अब समझने की कोशिश कर, इस सिचुएशन के अंदर जब मैं तेरे से बात करता हूं बेटा, तो ये क्या है, न्यूक्लियस ऑफ केटायन है।
इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन समथिंग इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। मान लो ये केटायन का न्यूक्लियस, ये एनायन का न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां आ चुका है बेटा, तो वो बीच में आ चुका है बेटा। तो यहां पे जरा गौर से समझो, इलेक्ट्रॉन जब बीच में आ गया तो एक बात बताओ, तुमको ऐसा नहीं लग रहा कुछ शेयरिंग जैसा हो रहा है, शेयरिंग केयरिंग जैसा कुछ हो रहा है, क्या तुमको ऐसा नहीं लग रहा ये शेयरिंग जैसा कुछ हो रहा है? सोच के बताओ। अरे इलेक्ट्रॉन पहले इस एंड पे था, बोलो चाचा, इलेक्ट्रॉन इस एंड पे था और इस एंड पे था, समझने की कोशिश करना। इसका न्यूक्लियस ये रहा और ये इलेक्ट्रॉन इस एंड पे था, धीरे धीरे करते करते इसकी तरफ गया, धीरे धीरे करते करते इसकी तरफ गया, मतलब कहीं इलेक्ट्रॉन बीच में आ गया, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में आ गया, बोलो हाँ या ना। तो यानी कि यहां पर तुमको ऐसा नहीं लग रहा है शेयरिंग लाइक कुछ हो रहा है। और अगर शेयरिंग की बात आई तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां होता है बेटा, 9वीं 10वीं से सीख के आ रहे हो सर, शेयरिंग जो है ना वो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर होता है, शेयरिंग जो है ना वो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर होता है। तो बेटा यहां पे कैसा हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड लाइक सिचुएशन आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन क्या आयोनिक बॉन्ड के अंदर भी कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे शेयरिंग लाइक कैरेक्टर आ रहा है, यानी कि कोवेलेंट लाइक कैरेक्टर आ रहा है। अरे बोलो ना यार। तो यही बात तो फजांस ने बताई कि दुनिया में 100% परफेक्ट कुछ भी नहीं है। हर आयनिक बॉन्ड के अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर है, हर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर है। क्या मेरी बात समझ में आई? दुनिया में हर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर है और हर आयनिक बॉन्ड के अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर है। लेकिन ये कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा डेवलप कब होगा किसी आयोनिक बॉन्ड के अंदर? फिर से सुनना मेरी बात को, किसी आयोनिक बॉन्ड के अंदर ये कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा डेवलप तब होगा जब रेडियस ऑफ केटायन क्या है, छोटा, चार्ज एंड रेडियस ऑफ एनायन क्या है, ज्यादा। वहीं अगर मैं बात करूं कि चार्ज ऑन एनायन क्या है, ज्यादा, मतलब चार्ज ऑन केटायन क्या होना चाहिए, ज्यादा, रेडियस ऑफ केटायन कम, मतलब चार्ज ज्यादा होना चाहिए, रेडियस कम। वही बात है कि बातों में दम ज्यादा होना चाहिए, बातें कम होनी चाहिए। समझ रहा हूं मेरी बात को? बातों में दम ज्यादा होना चाहिए लेकिन बातें कम होनी चाहिए। कम बोलो, सटीक बोलो। वैसे ही रेडियस ऑफ केटायन शुड बी लो एंड चार्ज ऑन केटायन शुड बी हाई, मतलब खींचने की पावर भयंकर होनी चाहिए, साइज भले ही छोटा हो। कद हमेशा छोटा रखो लेकिन औकात हमेशा बड़ी रखो। समझ रहा हूं मेरी बात को? तो कद हमेशा छोटा होना चाहिए, औकात हमेशा ज्यादा होना चाहिए। और यहां पे अगर कद भी ज्यादा है और औकात भी ज्यादा है और तुम शो भी करोगे तो ऑब्वियस है तुमको छोटा वाला डोमिनेट करके निकल जाएगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके निकल जाएगा। समझ रहा हूं मेरी बात को? अब समझना, रेडियस ऑफ केटायन क्या होना चाहिए, कम। वहीं अगर हम बात करूं चार्ज ऑफ केटायन क्या होना चाहिए, ज्यादा। और रेडियस और चार्ज दोनों ज्यादा होना चाहिए किस पे, एनायन। एनायन बोले तो नेगेटिव चार्ज पे ज्यादा होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? अब सुनने की कोशिश करना बेटा, यहां पे समझने की कोशिश करना। ये अनसिमेट्रिकल है, अभी ये क्या हो चुका है, अनसिमेट्रिकल होने की वजह से शेयरिंग लाइक कैरेक्टर आया। शेयरिंग लाइक कैरेक्टर का मतलब कोवेलेंट लाइक कैरेक्टर आ गया, यानी कि हर आयनिक बॉन्ड के अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। अब जरा गौर से सुनना, ये जो केटायन है समझने की कोशिश करना। अब हो सकता है कि इसको ज्यादा खींचे या कम खींचे, हो सकता है इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करे या फिर कम अट्रैक्ट करे। अगर मान लो ये क्या कर रहा है, ज्यादा खींच रहा है, क्या कर रहा है, ज्यादा खींच रहा है, क्या कर रहा है बोलो बेटा, ज्यादा खींच रहा है। या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, कम खींच रहा है, ज्यादा खींच रहा है या फिर कम खींच रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? ज्यादा खींच रहा है मतलब कि पोलराइजिंग पावर हाई है, अगर कम खींच रहा है मतलब पोलराइजिंग पावर कम है। अगर कोई नेता है वो भीड़ में जाके वहां 200 लोग आए हैं, उनमें से 170 लोगों को अपने पक्ष में खींच ले रहा है, मतलब कि वोट खींचने की पावर उसकी ज्यादा है। वहीं एक नेता जाता है जो कि क्या करता है, मान लो बेटा, जो कि 200 लोग खड़े हैं और उसमें से 70 जनों को केवल अपने पक्ष में खींच पाता है, यानी कि उसकी वोट खींचने की पावर कम है। वैसे ही मैंने कहा वो नेता केटायन है, केटायन गया एनायन के पास और खूब सारे एनायन को अपनी तरफ खींच के आया, यानी कि इसकी पोलराइजिंग पावर अपनी तरफ ज्यादा है।
और वहीं एक केटाइन को मैंने भेजा जो गया तो सही एनायन के पास, लेकिन उसको बहुत ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाए, यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर कम है, यानी पोलराइजिंग पावर कम है। तो अगर ज्यादा खींच रहा है यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, बोलो बेटा, इसका मतलब यह हो गया पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। यहां पे लिख दे रहा हूं, पीपी का मतलब है पोलराइजिंग पावर, मैं पीपी लिखूंगा, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। अगर कोई ज्यादा खींच रहा है यानी कि इसका पीपी ज्यादा है, पीपी मतलब पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। अगर कम खींच रहा है यानी इसका मतलब पोलराइजिंग पावर कम है। पोलराइजिंग पावर क्या है, बोलो जल्दी, कम है। अगर ज्यादा खींच रहा है तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, कम खींच रहा है तो पोलराइजिंग पावर क्या है, कम है। अब जरा गौर से समझो, यहां पे समझने की कोशिश करो बेटा। अगर हम बात करें कि पूरे पीरियोडिक टेबल में, आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपसे पहले भी मैंने बताया कि डी ब्लॉक के केटायंस का, डी ब्लॉक के केटायंस का, डी ब्लॉक के केटायंस का, डी ब्लॉक के केटायंस का पोलराइजिंग पावर किसके कंपैरिजन में, एस या पी ब्लॉक वाले केटायन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। एस या पी ब्लॉक वाले केटायन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो अब जरा गौर से समझना, ऐसा क्यों होता है सर, डी वालों का ज्यादा होता है? क्योंकि देख बेटा, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, Z माइनस सिग्मा, ठीक है। अब जैसे जैसे डी ब्लॉक में आगे जाओगे तो सिग्मा बढ़ेगा। सिग्मा कैसे, मान लो जैसे जैसे आओगे, जैसे जैसे आगे जाओगे डी ब्लॉक में, डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, और डी इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिग्मा क्या होता है, पुअर होता है। बोलो बेटा हाँ या ना, यानी अगर ये सिग्मा पुअर हो गया, नेगेटिव में कोई चीज पुअर हो रही है, नेगेटिव में कोई चीज बेकार हो रही है। फिर से वापस इधर लिख दे रहा हूं, देखो यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, नेगेटिव में अगर कोई चीज पुअर हो रही है, नेगेटिव में अगर कोई चीज क्या हो रही है, पुअर हो रही है, तो ऑब्वियस है पॉजिटिव में वो चीज क्या होगी, अच्छी होगी। क्या होगी, बोलो बेटा, अच्छी होगी, हाँ या ना। नेगेटिव में कोई चीज पुअर हो रही है तो पॉजिटिव में वो कोई चीज क्या होगी, अच्छी होगी, यानी कि गुड होगी। क्या होगी, बोलो बेटा, गुड होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? अब समझने की कोशिश करना, डी ब्लॉक वाले केटायंस का, डी ब्लॉक वाले केटायंस का, यहां पे समझने की कोशिश करो, डी ब्लॉक वाले केटायंस का पोलराइजिंग पावर एस और पी ब्लॉक वाले केटायन से ज्यादा होता है। एस और पी ब्लॉक वाले केटायन से क्या होता है, बोलो बेटा, ज्यादा होता है। क्या होता है, बोलो जल्दी, ज्यादा होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक के लिए सिग्मा क्या होता है, पुअर। अगर सिग्मा है पुअर तो जेड इफेक्टिव है अच्छा, सिग्मा है पुअर तो जेड इफेक्टिव क्या है, बोलो बेटा, अच्छा है। अगर सिग्मा है पुअर तो जेड इफेक्टिव क्या है बेटा, अच्छा है। अब समझने की कोशिश करना कि डी ब्लॉक के केस में क्या होता है, जेड इफेक्टिव जो होता है, ये सिग्मा पुअर होने की वजह से, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू पुअर सिग्मा, सिग्मा बोल दिया तो शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट, यहां पे डी ब्लॉक के केटायंस का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि पोलराइजिंग पावर कम किसका होता है, जिसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा उसको हम कहते हैं हाई फाई। हाई फाई का मतलब ये साइन होता है किसका, पोलराइजिंग पावर का। किसका, बोलो जल्दी, फाई जो है ये साइन है, ये जो फाई है ना ये साइन है। क्या है, साइन है। जैसे ये पाई रिप्रेजेंटेशन है ना, पाई के लिए रिप्रेजेंटेशन क्या है, पाई ये रिप्रेजेंटेशन है, वैसे ये फाई है, फाई फाई फाई। एक होता है प प प पाई, एक होता है फ फ फ फाई। तो ये फाई जो है ना बेटा, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर किसी की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है यानी कि वो कैसा हो गया, हाई फाई हो गया। कैसा हो गया, हाई फाई हो गया। कैसा हो गया, हाई फाई हो गया। अगर किसी की पोलराइजेशन पावर क्या है, कम है। क्या है, कम है, यानी कि ये कैसा हो गया, तो ये हो गया लो फाई हो गया। क्या हो गया, बोलो बेटा, तो ये हो गया आपका लो फाई। कैसा हो गया, लो फाई। एक है हाई फाई, एक है लो फाई, एक है हाई फाई, एक है लो फाई। तो सर एक बात बताइए, हाई फाई कौन होता है? मैं कहूंगा तुम हाई फाई मत याद रखो, तुम याद रखो लो फाई। सर लो फाई कौन होता है? तो लो फाई पूरी पीरियोडिक टेबल में 4 लोगों को याद कर लो, बस वही काम निकाल देंगे तुम्हारा। बाकी जितने हैं उनके कंपैरिजन में हाई फाई है, ठीक है। तो सर लो फाई ही बता दो कौन कौन है। तो बेटा 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 लो फाई कौन कौन होते हैं वो भी बता देता हूं। देखो याद रखना, याद रखना मेरे भाई, सोडियम प्लस हुआ, पोटेशियम प्लस हुआ, रुबिडियम प्लस हुआ और सीजियम प्लस हुआ। ये क्या होते हैं, इनका फाई क्या होता है, बोलो बेटा, इनका फाई जो होता है वो कम होता है। ये लो फाई है, रेस्ट जितने हैं सबको हाई फाई मान लो। ये जो सोडियम है, ये जो पोटेशियम है, ये जो रुबिडियम है, ये जो सीजियम है, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, मेरे भाई ये लो होते हैं, ये लो फाई है। ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने में सक्षम नहीं है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं सकते हैं। ये लोग लो फाई है मेरे भाई, ये लोग लो फाई है, ये लोग लो फाई है मेरे भाई।
जबकि इनके अलावा जितने वो सब हाई फाई हैं। तो जो लो फाई है वो कम खींचेगा, अगर कम खींचेगा तो कम शेयरिंग लाइक कैरेक्टर आएगा, अगर कम खींचेगा तो कम शेयरिंग लाइक कैरेक्टर आएगा, तो कम कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। अगर ज्यादा खींचेगा, भयानक तरीके से खींचेगा, स्ट्रांगली खींचेगा, बड़े घराने के एलिमेंट की तरह खींचेगा, शानदार घराने के एलिमेंट की तरह खींचेगा, यानी ज्यादा खींचेगा। और अगर ज्यादा खींचेगा तो शेयरिंग लाइक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। और अगर शेयरिंग लाइक कैरेक्टर बढ़ा मेरे भाई, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। यानी आयोनिक बॉन्ड के अंदर, क्या बोला मैंने, आयोनिक बॉन्ड के अंदर कितना कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा यह मेटल का फाई पे भी निर्भर करता है। अगर मेटल ने भयानक खींचा, अगर बहुत जोरदार खींचा, तो इलेक्ट्रॉन को जोरदार बीच में आएंगे, तो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर क्रिएट होगा। ज्यादा शेयरिंग ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, कम शेयरिंग कम कोवेलेंट कैरेक्टर। और यह किस पे निर्भर कर रहा है, मेटल के फाई पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, मेटल के फाई पे डिपेंड कर रहा है। क्या यह बात समझ में आई या नहीं आई? देख लीजिए फटाफट से, इसको फटाफट से देख लो, फिर हम आगे चलते हैं। नोट कर लो, देख लो शानदार तरीके से, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, नोट कर लिया बेटा। अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या करने वाले हैं सर? इस चैप्टर के अंदर बेटा हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल। एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल, सबसे पहली चीज इस चैप्टर की मैं शुरुआत करूं, एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एनसीईआरटी के अंदर आप जब देखेंगे तो कहीं सच लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको ये, ठीक है, कि हाँ टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि ये पूरे चैप्टर में फैला हुआ है। आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे पीवाईक्यूज, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सर ने कितनी बढ़िया बात, कितने सही ढंग से पढ़ाई है, ठीक है। तो यहां पे एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल में हम सबसे पहले करने जा रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट। क्या करने जा रहे हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट। अब बेटा ये क्या होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, ये समझना बेहद जरूरी है। मान लो बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल वर्ड का मतलब क्या है? हीट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? हीट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? हीट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? हीट से रिलेटेड। अब सॉल्ट क्या है? तो सॉल्ट कुछ नहीं है बेटा, केटायन और एनायन के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि उसको टाइटली बांध के रखता है। केटायन प्लस एनायन का मिक्सचर है। अब केटायन भी एक चार्ज पार्टिकल है, एनायन भी एक चार्ज पार्टिकल है। इसको मैं कहता हूं Q1, इसको मैं कहता हूं Q2। अब समझना, एक Q1 है, Q2 है। अब इस Q1 के बीच में Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है। तो Q1 पॉजिटिव क्या करेगा बेटा? Q2 नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा, खींचेगा। अगर ये अपनी तरफ खींचेगा, 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 तो यहां पे ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये कैसा है केटायन और एनायन के बीच में? स्ट्रॉन्ग, बहुत तगड़ा लगता है। तो तगड़ा लगता है तो सॉल्ट किस फॉर्म में रहना पसंद करेगा? तो सर हमने 3 स्टेट ऑफ मैटर पढ़े थे, और उनमें से क्या था? एक सॉलिड था, एक लिक्विड था, एक गैस था। जब बचपन में हमने कहा था कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत भयानक लगेगा, तो सर ये सॉलिड तरीके से एकदम पैक्ड रहेंगे। अब जैसे ही मैंने सॉलिड सॉल्ट को लिया और सर मैंने इसको दिया गर्मी, गर्मी को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। ये साइन किसका है बेटा? ये मैथ्स वाला जो इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़े हो, ये क्या है? डेल्टा है। क्या है? डेल्टा। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? हीट का साइन है। किसका साइन है? बोलो जल्दी। हीट। किसका साइन है? हीट का। किसका साइन है? हीट। अब मैंने जब इसको हीट किया तो देखो दो कंडीशन होगी, या तो सॉल्ट पूरा गैस बन के उड़ जाए, पूरा गैस, समझ रहे हो, सॉलिड सॉल्ट गैस बन के पूरा रवाना हो जाए, पूरा गैस बन के उड़ जाए,
क्या हो जाए, पूरा गैस बनके उड़ जाए, पूरा गैस बनके उड़ जाए। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि नहीं सर, ये पूरा जो सॉलिड सॉल्ट है ना, इसको जब हम हीट करें, इसको जब हम हीट करें, इसको जब हम क्या करें, हीट करें, इसको जब हम क्या करें, हीट करें, तो हो सकता है कि इसमें कुछ पार्ट बच जाए, कुछ पार्ट बच जाए, और उसे हम क्या बोलेंगे, रेजिड्यू। रेजिड्यू मतलब जो पार्ट बच गया, कुछ बच जाए जिसे हम क्या बोलते हैं टेक्निकली, रेजिड्यू। और कुछ गैस बनके उड़ जाए, गैस बनके उड़ जाए, कुछ गैस बनके उड़ जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? कुछ गैस बनके उड़ जाए, कुछ गैस बनके उड़ जाए उसमें से, और कुछ रेजिड्यू बच जाए। अब रेजिड्यू कौन सा बचेगा, तो समझो, सॉल्ट क्या है, सॉल्ट है केटायन और एनायन का मिक्सचर। किसका है, बोलो जल्दी, केटायन और एनायन का मिक्सचर। अब केटायन जनरली कौन बनना चाहता है, केटायन कौन, तो मेटल। मेटल का सपना है लाइफ में इलेक्ट्रोपॉजिटिव बने रहना, या फिर और शानदार शब्दों में कहूं, और सिंपल शब्दों में कहूं कि मेटल का सपना है लाइफ में केटायन बने रहना। तो मेटल केटायन बन के रहना चाहता है। तो जो ये रेजिड्यू बचा, ये जो रेजिड्यू बचा है, ये रेजिड्यू बचा है, ये कौन सा पार्ट है सॉल्ट का, तो मेटल वाला पार्ट होता है जनरली। कौन सा वाला पार्ट होता है, मेटल वाला पार्ट। कौन सा पार्ट होता है, मेटल वाला पार्ट। कौन सा पार्ट होता है, बोलो जल्दी, मेटल वाला पार्ट होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? मेटल वाले पार्ट को हम कहते हैं सॉलिड रेजिड्यू। यहां पे ये कुछ रेजिड्यू बच जाए और बाकी सब गैस बन के उड़ जाए। सर ये बताओ कि एक कंडीशन आपने बोली कि या तो हो सकता है सॉल्ट पूरा उड़ जाए, या तो ऐसा हो कि कुछ बच जाए और बाकी सब गैस बन के उड़ जाए। दोनों में से जनरली होता कौन है? जनरली बेटा कौन सा वाला देखा जाता है, ये वाला। जनरली ये होता है, जनरली ये होता है, जनरली ये होता है केस नंबर 2। ये क्या है, केस नंबर 1, और ये क्या है बेटा, केस नंबर 2। जनरली क्या होता है, केस नंबर 2 होता है, जनरली ये वाला होता है, जनरली ये वाला होता है। समझ रहा हूं? केस नंबर 2 होता है, जनरली केस नंबर 2 होता है। केस नंबर 1 कम ही केसेस में देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात आती है कि मान लो सर मैंने 2 सॉल्ट लिया, एक का नाम मैंने रखा सर सॉल्ट 1 और चाहे सॉल्ट ए, और एक का मैंने रखा सॉल्ट बी। अब सर मान लो मैं दोनों को हीट करता हूं। समझ रहा हूं मेरी बात को? समझना सर प्लीज। मैंने एक कंटेनर लिया सर, और एक कंटेनर के अंदर मैंने ले लिया सॉल्ट ए, ठीक है, और सर मैंने इसको क्या किया, नीचे ना एकदम से हीटर लगा दिया सर, और इसको हीट किए जा रहा हूं, हीट किए जा रहा हूं, हीट किए जा रहा हूं। अब आपने बोला कि कुछ रेजिड्यू बनता है और कुछ गैस बन के उड़ जाता है। मान लिया आपकी बात, जनरली ऐसा होता है, ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि पूरा सॉल्ट ही गैस बन के उड़ जाए। मान लिया आपकी बात। आप हमको एक बात बताओ सर कि सॉल्ट नंबर ए जो है, जब मैं इसको हीट करूंगा, और ऐसे ही मैंने लिया सर सॉल्ट नंबर बी और इसको भी मैं हीट करूंगा, तो एक बात बताओ सर, दोनों में जल्दी कौन गैस बन के उड़ेगा? मतलब दोनों में थर्मल डिकम्पोजिशन, जल्दी टूटेगा कौन सर? हीट देने पे जल्दी अलग कौन होगा सर? जल्दी गैस बन के कौन उड़ेगा सर? जल्दी रेजिड्यू कौन बनाएगा सर? ये मुझे कैसे पता लगेगा? पता लगेगा बेटा, सब कुछ पता लगेगा। सुनो, नहीं सर सॉल्ट ए का ज्यादा होगा या सॉल्ट बी का? बेटा यही तो हमें सीखना है, यही तो बताएगा अभी थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट। यही तो हमें पता होना चाहिए कि किसका थर्मल डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा। यही थर्मल डिकम्पोजिशन हमें बताएगा बच्चा, यही तो हम जानने आए हैं। अच्छा सर इसलिए हम पढ़ रहे हैं ये? हाँ बेटा इसलिए पढ़ रहे हो कि थर्मल डिकम्पोजिशन किसका ज्यादा होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन किसका ज्यादा होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन किसका ज्यादा होगा। सर ये हमें कैसे पता लगेगा? तो ये तुम्हें ऐसे पता लगेगा, किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन किसका ज्यादा होगा। ये बात हमें कैसे पता लगेगा? तो ये ऐसे पता लगेगा कि थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, पढ़ाओ। तो सुनो उसके पहले, अच्छा एक बात बताओ मुझे, थर्मल डिकम्पोजिशन जो है ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? ये मुझे बताओ। क्या बोला आपने, एक बार वापस बोलिए। थर्मल डिकम्पोजिशन ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? थर्मल डिकम्पोजिशन फिजिकल चेंज है सर। कैसे? नहीं पता, तुक्का मारे। सुनो मेरी बात को, थर्मल डिकम्पोजिशन की जब हम बात करते हैं बेटा, तो हमेशा समझने की कोशिश करना। यहां पे अगर मैं बात करूं कि सॉल्ट को लेट सपोज मैंने क्या करा दिया, मेल्ट करा दिया, ठीक है, एक कंडीशन ये करी।
दूसरी कंडीशन मैंने क्या किया, उसे उस सॉल्ट को ब्रेक कर दिया। एक तो मेल्ट कर दिया और एक जगह मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अगर मैं सॉल्ट को ब्रेक कर दूंगा, सॉल्ट को ब्रेक कर दूंगा, सॉल्ट को ब्रेक कर दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो अपने केटायन और एनायन वाले पार्ट में अलग अलग हो गया। अब समझने की कोशिश करना, यहां पे अगर सॉल्ट को ब्रेक कर दिया यानी कि वो क्या हो गया, अलग अलग हो गया। ठीक है, दिस इज समथिंग कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। अब समझने की कोशिश करो, सॉल्ट को मेल्ट करा दिया, मतलब तुमने वो सॉलिड था तो मेल्ट करा के उसको किस में लेके गए, फ्यूज स्टेज में लेके चले गए, या फिर अगर मैं तुमसे बात करूं तुम उसे कैसे कन्वर्ट कर दिए, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिए या वेसिकस बना दिए। समझ रहे हो मेरी बात को? अब समझने की कोशिश करो, सॉल्ट को जब मेल्ट कराओगे तो वो अपनी फॉर्म बदल रहा है, समझ रहे हो, और सॉल्ट को जब हीट कर रहे हो तो वो टूट रहा है, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन अगर कर रहे हो तो ये कैसा चेंज है बेटा, केमिकल चेंज है। कैसा चेंज है, केमिकल चेंज। ठीक है, कि वो कुछ रेजिड्यू बना के कुछ गैस बन के उड़ जा रहा है, सॉलिड पार्ट से गैस बन के वो उड़ जा रहा है। अगर मैं तुमसे बात करूं सॉल्ट को मेल्ट करा रहे हो, दिस इज समथिंग योर फिजिकल चेंज। ये क्या है, फिजिकल चेंज है। ये क्या है, बोलो जल्दी, फिजिकल चेंज है। तो यानी कि अगर सॉल्ट को मेल्ट कराया, दिस इज समथिंग योर फिजिकल चेंज। समझ रहा हूं मेरी बात को, फिजिकल चेंज। और अगर मैं बात करूं कि सॉल्ट को ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया मतलब कि उसकी फॉर्म को बदल दिया तुमने, फॉर्म ही बदल दी पूरी, मतलब पूरा कोई और स्टेट से, कोई और नेचर से कुछ और बना दिया, सॉल्ट से गैस बना के और रेजिड्यू बना के तुमने अलग ही चेंज कर दिया। दिस इज समथिंग कॉल्ड केमिकल चेंज। तो थर्मल डिकम्पोजिशन एक केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज नहीं है। अगर आपने कहा कि सॉल्ट को लेके मेल्ट करा दिया मैंने, दिस इज समथिंग फिजिकल चेंज, आपने उसकी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में उसे भेज दिया, तो ये चेंज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर हम बात करें कि ये वाला जो चेंज है, जो थर्मल डिकम्पोजिशन, ये आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सो दिस इज कॉल्ड, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज समथिंग केमिकल चेंज। इसको देख लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलें। तो यहां पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, सबसे पहली चीज पॉली एटॉमिक एनायन के बारे में। पॉली एटॉमिक एनायन के बारे में हम यहां पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, पॉली एटॉमिक आयन के बारे में जब मैं डिस्कस करूंगा तो यहां पे मेरे पास क्या क्या पॉइंट हैं। सबसे पहली चीज कार्बोनेट है, उसके बाद है नाइट्रेट आयन, एंड थर्ड वन इज सल्फेट आयन। अब आपके संबंध में जो पहला सवाल उठेगा वो ये उठेगा कि सर इनके बीच में सिमिलरिटी क्या है। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि एक बात बताओ, इनके बीच में सिमिलरिटी क्या है, तो आप बोलोगे सब के सब सर यहां पे अगर बात किया जाए तो एनायन है। बेटा वो तो सिमिलरिटी है ही है, उसके अलावा बताओ ना, वो तो मेरे को भी दिख रहा है, एनायन लिखा है मतलब नेगेटिव चार्ज तो होगा ही होगा, इसके अलावा। तो जवाब ये है सर कि अगर मैं बात करूं इन सब के अंदर क्या है, तो ऑक्सी एनायन है, ऑक्सी एनायन है। ये सब के सब क्या है, ऑक्सी एनायन है। क्या है, ऑक्सी एनायन है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एक से ज्यादा आइटम है, जैसे कार्बोनेट के अंदर देखोगे 4 है, नाइट्रेट के अंदर देखोगे 4 है, वहीं सल्फेट के अंदर देखोगे तो 4 ऑक्सीजन अकेले हैं और 1 सल्फर है, 5 है। यानी कि ये पॉली नेगेटिव पॉली एटॉमिक एनायन है। क्या है, पॉली एटॉमिक एनायन है। सबसे पहली और खूबसूरत बात यही है कि ये ऑक्सी एनायन है। दूसरी खूबसूरत बात यह है कि ये पॉली एटॉमिक एनायन है। क्या है, पॉली एटॉमिक एनायन है। अब मुद्दे की बात समझना, इसके बारे में एक बड़ी ही अच्छी बात बोलने जा रहा हूं, वो समझने की कोशिश करो। ऐसे एनायन का, ऐसे पॉली एटॉमिक एनायन का थर्मल डिकम्पोजिशन इनके केटायन के फाई पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, केटायन के फाई पे। तो सबसे पहली और फॉरमोस्ट और इंपॉर्टेंट बात यह है, ऐसे पॉलीएटॉमिक एनायन, ऐसे पॉलीएटॉमिक सॉल्ट का थर्मल डिकम्पोजिशन इनके केटायन के फाई पर डिपेंड करता है, फाई पर डिपेंड करता है। लेट्स सपोज दैट, बेटा यहां समझने की कोशिश करो, मान लो ये एनायन है और इनके साथ जुड़ा हुआ जो केटायन है। अब इस केटायन का अगर मैं बात करूं, ये हाई फाई भी हो सकता है और ये कैसा हो सकता है, लो फाई भी हो सकता है। अब अगर हाई फाई हुआ मतलब कि उसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है। अगर मेरे भाई ये लो फाई हुआ तो इसकी पोलराइजिंग पावर जो है वो कम है। यही मुद्दा हुआ।
यानी कि अगर हाई फाई है तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। ऑब्वियस है सर, यहां पीपी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, और यहां पीपी क्या होगा बेटा, कम होगा। पीपी बोले तो पोलराइजिंग पावर, अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा हुआ तो बेटा सीसी क्या होगा, ज्यादा। सर व्हाट इज द सीसी, बेटा कोवेलेंट कैरेक्टर। अगर मैं बात करूं पोलराइजिंग पावर हाई है यानी एनायन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, सिमेट्रिकल एनायन को डिस्टॉर्ट करेगा, यानी कि सिमेट्रिकल एनायन को अनसिमेट्रिकल नेचर उसके अंदर ज्यादा इंट्रोड्यूस करेगा। जब ज्यादा इंट्रोड्यूस करेगा तो दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, शेयरिंग लाइक कैरेक्टर आएगा। शेयरिंग लाइक कैरेक्टर का मतलब कोवेलेंट लाइक कैरेक्टर बढ़ेगा, पक्की बात है। अगर ये फाई कम है, पोलराइजिंग पावर कम है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो दो न्यूक्लियस के सेंटर के बीच में कम आएंगे, शेयरिंग लाइक कैरेक्टर कम आएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, और दुनिया में कोई भी बॉन्ड हो वो 100% कोवेलेंट नहीं होता, दुनिया में कोई बॉन्ड हो वो 100% आयनिक नहीं होता। हमें डाइपोल मूवमेंट ने ये कहा कि हर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर है, हमें फजांस रूल ने ये कहा कि हर आयनिक बॉन्ड के अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर है। यानी कि अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा तो यानी कि इसका मतलब क्या है, यहां पे शेयरिंग जो है ये भयानक वाली है। अगर पोलराइजिंग पावर कम है तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर है मतलब कौन सा कैरेक्टर ज्यादा है, तो सर आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो वो एनायन को अपने से बहुत स्ट्रांगली जोड़ के रखेगा, यानी कि अगर मैं उसको हीट दूंगा तो वो जल्दी टूटेगा नहीं, कभी कभी थोड़ा बहुत टूटेगा और कभी कभी एकदम ही नहीं टूटेगा। समझ रहा हूं मेरी बात को। लेकिन अगर वो हाई फाई है, अगर वो हाई फाई है इसका मतलब पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, और अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा है मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है मतलब आयनिक कैरेक्टर कम है। आयनिक कैरेक्टर क्या है बेटा, बोलो जल्दी, कम है। और आयनिक कैरेक्टर कम है मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में कम लगेगा, मतलब कि उसको तोड़ना आसान है। यानी कि हाई फाई वाले अगर मैं बात करूं इस केस में थर्मल डिकंपोजिशन, यहां पे अगर मैं बात करता हूं थर्मल डिकंपोजिशन ज्यादा होगा, थर्मल डिकंपोजिशन सर ज्यादा होगा, और यहां पे अगर मैं बात करूं तो थर्मल डिकंपोजिशन सर कम होगा, थर्मल डिकंपोजिशन कम होगा। थर्मल डिकंपोजिशन क्या होगा बेटा, कम होगा। तो आप जरा गौर से यहां पे समझने की कोशिश करना कि यानी कि थर्मल डिकंपोजिशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किस पे डिपेंड कर रहा है, मेटल के फाई पे डिपेंड कर रहा है, केटायन के फाई पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, केटायन के फाई पे। समझ रहा हूं मेरी बात को। यानी कि थर्मल डिकंपोजिशन एक नेट रिजल्ट में लिख सकता हूं, थर्मल डिकंपोजिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। फाई बोले तो पोलराइजिंग पावर, किस पे डिपेंड कर रहा है, पोलराइजिंग पावर। अगर फाई ज्यादा तो थर्मल डिकंपोजिशन ज्यादा, यानी कि मैं ये लिख सकता हूं अगर थर्मल डिकंपोजिशन ज्यादा है मतलब टूट ज्यादा रहा है, टूट ज्यादा रहा है मतलब स्टेबिलिटी कम है। यानी कि थर्मल डिकंपोजिशन ज्यादा होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। थर्मल डिकंपोजिशन मतलब हीट करने पे ज्यादा टूट रहा है, यानी स्टेबिलिटी उसकी उतनी ही कम होगी। बोलो हाँ या ना। थर्मल डिकंपोजिशन ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, ज्यादा कम, क्या, डिकंपोजिशन ज्यादा, टूटने की रेट ज्यादा, यानी स्टेबिलिटी कम। यानी थर्मल डिकंपोजिशन का स्टेबिलिटी के साथ क्या रिलेशन है सर, अगर थर्मल डिकंपोजिशन ज्यादा हो रहा है तो थर्मल स्टेबिलिटी उतनी कम हो जा रही है। यानी कि थर्मल डिकंपोजिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। बेटा सुन, थर्मल डिकंपोजिशन ज्यादा है, कब ज्यादा है, जब फाई ज्यादा है। ठीक है, फाई बढ़िया है, मतलब पोलराइजिंग पावर कैटायन की ज्यादा है, मतलब थर्मल डिकंपोजिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई and thermal decomposition is inversely proportional to thermal stability. So I can write with this two equation कि भैया देखो thermal stability अगर ज्यादा हुआ तो phi क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। thermal stability is inversely proportional to phi. phi जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। क्यों, क्योंकि phi ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर कम, यानी टूटने की रेट ज्यादा। और वहीं पे अगर हम बात करें phi कम, टूटेगा कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। बोलो हाँ या ना। तो यानी कि मेरे पास जो रिलेशन आया बेटा वो क्या आया, थर्मल डिकंपोजिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फाई, मैं यहां पे कह सकता हूं। यानी कि नेट कंक्लूजन क्या है, अगर केटायन हाई फाई है तो जल्दी टूटेगा, हाई फाई के केस में क्या होगा, जल्दी टूटेगा, ठीक है, जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा। और अगर लो फाई है सर तो ये क्या होगा, ज्यादा टूटेगा, क्या होगा बोलो बेटा, ज्यादा टूटे, सॉरी जल्दी टूटेगा यहां पे, और यहां पे क्या हो जाएगा, लेट से टूटेगा यानी कम टूटेगा, लेट से टूटेगा यानी कि कम टूटेगा। क्या ये बात समझ में आई, इज इट क्लियर टू यू ऑल, से यस और नो। यहां पे देख लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे चलते हैं बेटा, फिर हम आगे चलते हैं फटाफट से, यहां पे देख लो, यहां पे देख लो, फिर हम आगे चलते हैं, देख लो पहले फटाफट। चलिए आगे चले, आगे हम चलते हैं। सबसे पहले यहां पे केस उठाते हैं बेटा कार्बोनेट का, किसका उठाते हैं, कार्बोनेट का, ठीक है। हमें तीन पढ़ना है, एक तो हमें पढ़ना है कार्बोनेट, दूसरा पॉलीएटॉमिक में हमें पढ़ना है नाइट्रेट, ठीक है, और तीसरा हमें पढ़ना है बेटा सल्फेट। समझ रहे हो मेरी बात को, इन पे अगर हम बात करें सल्फेट, तीन हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला मैं केस उठाता हूं, केस नंबर 1 दैट इज कार्बोनेट का केस उठाता हूं। कार्बोनेट दिखते कैसे हैं सर, तो बेटा देखो, ये रहा C, ये रहा O पे नेगेटिव, ये रहा O पे नेगेटिव, ये रहा डबल बॉन्ड O। यहां पे हमने रखा M मेटल M+X रखा, क्या रखा, मेटल M+X रखा। अब समझो, ये दो कंडीशन में लेता हूं, एक कंडीशन में केस नंबर 1, केस नंबर 1 यहां पे मेटल जो रखा है ये कैसा रखा है, हाई फाई, क्या रखा है, हाई फाई, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में लेता हूं केस नंबर 2, केस नंबर 2 लेता हूं, ठीक है। यहां पे M+X है, ये रहा O नेगेटिव, ठीक है। और यहां पे मैं क्या करता हूं, ये क्या है, लो फाई है, ठीक है। मेटल को मैंने क्या रखा, लो फाई। देखो अगर ये हाई फाई हुआ तो क्या बोलेगा, कार्बोनेट को लालच देगा, लालच किस बात का देगा, एक काम कर तू अपना दोनों नेगेटिव कहां रेजोनेंस में लेके जा रहा है, हमको देना, क्या करेगा, अचार डालेगा इसको रेजोनेंस में ले जाके, इधर दे रहा है कि नहीं मैं तो रेजोनेंस करूंगा, ये कह रहा है नहीं मैं तो अपने ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस करूंगा, ये क्या बोलेगा, सिंपल सी बात है, इधर समझा देता हूं। अच्छा चाहे इधर ये लिख देते हैं, ये केस नंबर 1 हटा देता हूं मैं, यहां पे सुनो, यहां पे सुनो, यहां पे केस नंबर 1 यहां ले लेता हूं मैं, यहां पे देखो केस नंबर 1 ले लेता हूं, ठीक है। ये क्या ले लिया, M+X, यहां पे ये कैसा है, हाई फाई है, कैसा है, हाई फाई, और ये क्या है, कार्बोनेट मैंने ले लिया, ठीक है। समझने की कोशिश करो, ये मैंने ले लिया कार्बोनेट। अब देखो कार्बोनेट क्या कर रहा था, कह रहा था देखो भगवान का दिया हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और हम एक अच्छे घराने के एलिमेंट हैं, यानी कि हाई एन एटम है, तो हम अपनी ऑक्सीजन के साथ बहुत रेजोनेंस करके खुश हैं। सर रेजोनेंस क्या होता है, जो सिंगल दिखाई देता है वो सिंगल नहीं होता, जो डबल दिखाई देता है वो डबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल सर एक रेजोनेंस करके बताओ ना सर, प्लीज मजा आएगा सर। देखो बेटा इसने अपने नेगेटिव चार्ज को पलटी मारा, जैसे ही पलटी मारा यहां पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड क्या करेगा, करीना बोलेगी मैं तो 4 बॉन्ड से ज्यादा झेल ही नहीं सकती। जैसे ही इसने डबल बनाया तो इस डबल बॉन्ड में से किसी एक बॉन्ड को उसको तोड़ना पड़ेगा, जैसे ही तोड़ेगा इसके सर पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये डबल बॉन्ड किसका बना हुआ, इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन किसके सर पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो सर जवाब ये है कि ऑक्सीजन के सर पे। ऐसे समझो, ये मान लो, ये देखो, ये समझने की कोशिश करो, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इसने पलटी मारा इधर, तो ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड। जैसे ही डबल बॉन्ड बना करीना तुरंत चिल्लाने लगी नहीं 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 हम बॉन्ड नहीं बनाएंगे, हम 5 बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो ये हुआ कि चलो एक काम करो, इस वाले बॉन्ड को तोड़ दो, तो ये वाला बॉन्ड जैसे ही टूटेगा, देखो यहाँ पे ये कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से, जैसे ही ये टूटा तो एक तो इलेक्ट्रॉन किसका है, ऑक्सीजन का, ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का हो गया, एक और इलेक्ट्रॉन ये वाला जो है ये किसकी तरफ गया, इसकी तरफ। अभी भी देखो करीना ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 4, अगर ये नहीं तोड़ती तो कितने हो जाते, तो 2 1 3 2 5 हो जाते, और करीना कहती है हम 5 बॉन्ड तो बना ही नहीं सकते, सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाने की क्षमता ही नहीं है, तो इसको ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा खटाक से। अब ये मस्त एकदम मजे कर रहे थे, इनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल थी, किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से। पहले इनके अंदर क्या हो रहा था, रेजो हो रहा था, रेजो की वजह से इनकी ऑल बॉन्ड लेंथ क्या थी, इक्वल थी, इनकी ऑल बॉन्ड लेंथ इक्वल थी, इनका डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड ऑर्डर था, डिफरेंट बॉन्ड ऑर्डर वगैरह था, तो डिफरेंट बॉन्ड ऑर्डर था तो यहां पे डिफरेंट स्टेबिलिटी थी। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या थी, डिफरेंट स्टेबिलिटी थी। समझ रहे हो मेरी बात को, यहां पे डिफरेंट बॉन्ड ऑर्डर था तो यहां डिफरेंट स्टेबिलिटी थी। हुआ क्या दिक्कत कि मेटल M+ अगर मान लो हाई फाई हो गया, ये कैसा हो गया, हाई फाई, ये कैसा हो गया, हाई फाई, मतलब इसका फाई क्या है, ज्यादा। फाई ज्यादा होने का मतलब क्या है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, मतलब इस एनायन को अपने प्रति खींचने की पावर बड़ी तगड़ी है।
तो इसने बोला क्या कार्बोनेट के कान में जाके कि सुन, अपना नेगेटिव काहे उसमें भेज रहा है रेजोनेंस में, क्या करेगा, अचार डालेगा, एक काम करना हमको दे। तो उसने बोला काहे दूं? कहता है कि भूल गए क्या, हम बहुत हाई फाई हैं, बहुत हाई फाई है, मतलब तुम्हारे एनायन को पकड़ के खींच के अट्रैक्ट कर लेंगे अगर नहीं दोगे तो। अब भैया कार्बोनेट एकदम डर गया कि भैया देना तो पड़ेगा। अब जैसे ही इसने दिया, समझने की कोशिश करना, जैसे ही इसने दिया तो इसका बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो गया, जो पहले चल रहा था वो एकदम चेंज हो गया, बॉन्ड स्टेबिलिटी चेंज हो गई। यहां पे अगर मैं बात करूं कि बॉन्ड लेंथ वगैरह भी एकदम चेंज हो गई ऑल ऑफ सडन। वही बात है, वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ मिनटों में बदल गया। अगर ये लो फाई होता, तो अगर ये कहता कि अपना नेगेटिव चार्ज दे, तो कार्बोनेट भी आंख दिखा के बोल सकता था काहे दे, तो ये भी डर जाता, हाँ भाई हम तो लो फाई हैं, औकात नहीं है ज्यादा की खींचने की। अब अगर औकात नहीं होती ज्यादा खींचने की, तो यहां पे कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होता? आयोनिक कैरेक्टर। क्या ज्यादा होता? आयोनिक कैरेक्टर। लेकिन जब औकात ज्यादा है मेटल की, तो यहां कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर। यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां भी लग रहा है, बॉन्ड इज बेसिकली व्हाट? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे भी लग रहा है, लेकिन ज्यादा कहां लग रहा है? तो सर यहां ज्यादा लग रहा है, यहां ज्यादा लग रहा है सर, वहां कम लग रहा है। यानी कि एक बात बताओ, अगर मैं इसको हीट करूंगा, इसको अगर हीट करूं और इसको मैं हीट करूं, तो क्या होगा? तो यहां आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, और आयनिक बॉन्ड जनरली स्ट्रांग होता है कंपेयर टू कोवेलेंट के। ठीक है, जनरल केसेस में, कुछ केसेस कहा जाता है, कुछ केसेस में आयनिक स्ट्रांग, कुछ केसेस में कोवेलेंट। यहां पे क्या स्ट्रांग है? चूंकि ये लो फाई है, तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, यानी इसके अट्रैक्शन को तोड़ना उतना आसान नहीं है, बोलो हाँ या ना। और जबकि यहां कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो इसके अट्रैक्शन को तोड़ना आसान है। समझ रहा हो मेरी बात को? यानी कि ये जल्दी टूटेगा, ये लेट से टूटेगा, बोलो हाँ या ना। तो यहां पे अगर मैं बात करूं जल्दी टूटेगा, यहां पे क्या है? जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा। और यहां पे क्या है? लेट से टूटेगा। यहां पे क्या है? लेट से टूटेगा। अगर लेट से टूटेगा, यानी कि इसका फाई क्या है? अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसका फाई क्या है? तो सर इसका फाई जो है, यहां पे अगर मैं बात करूं, फाई ज्यादा है। ठीक है, फाई ज्यादा है तो क्या ज्यादा है? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से थर्मल डिकम्पोजिशन ज्यादा है, और थर्मल डिकम्पोजिशन ज्यादा है मतलब थर्मल स्टेबिलिटी कम है। ठीक है, जबकि यहां पे देखो लेट से टूट रहा है, यानी कि थर्मली क्या है? स्टेबल, थर्मल स्टेबिलिटी है। थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन कम है। क्यों ऐसा कम है? क्योंकि फाई जो है, ये फाई क्या होता है? पोलराइजिंग पावर कम है। अगर पोलराइजिंग पावर कम है, यानी कि आयोनिक कैरेक्टर यहां पे ज्यादा है, और अगर आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो खूब सारा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। समझ में आई मेरी बात? यानी कि खूब सारा, सॉरी, अगर यहां पे हम करें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब तोड़ना इतना आसान नहीं होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, पॉलीएटॉमिक एनायन का एक लाइन ध्यान रखो, पॉलीएटॉमिक एनायन का थर्मल डिकम्पोजिशन उसके कैटायन के फाई पे डिपेंड करता है। क्या बोला मैंने? पॉलीएटॉमिक एनायन का थर्मल डिकम्पोजिशन उसके कैटायन के फाई पे डिपेंड करता है। फिर से बोलो, मैंने क्या बोला? पॉलीएटॉमिक एनायन का थर्मल डिकम्पोजिशन उसके कैटायन के फाई पे डिपेंड करता है, कि वो लो फाई है या वो हाई फाई है, कि वो लो फाई है या हाई फाई है, कि वो लो फाई है या हाई फाई है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बोलो यार, तुमको आई या नहीं आई? फटाफट से इसको देख के छाप लो, आगे चलते हैं फटाफट से। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, देख लिया इसे। अब जैसे कि मैं एक क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, चलो मैंने ले लिया Li2CO3। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो सेकंड वाले हैं ये किस में रहना पसंद करते हैं? अगर मैं तुमसे बात करूं तो ये किस में रहना पसंद करेंगे? तो ये यहां पे अगर हम बात करें, सेकंड नहीं सॉरी फर्स्ट जो ग्रुप के मेंबर हैं वो +1 में रहना पसंद करेंगे। तो जैसे कि मैंने ले लिया Li2CO3, उसके बाद मैंने क्या ले लिया? Na2CO3, उसके बाद मैंने क्या ले लिया? K2CO3, उसके बाद मैंने क्या ले लिया? Rb2CO3। ठीक है, यहाँ पे क्या ले लिया? Rb2CO3, और यहाँ पे क्या ले लिया? CsCO3, CS2CO3। ठीक है, ये मैंने ले लिया। ठीक है, अब जरा गौर से यहां पे समझने की कोशिश करो। मैंने कहा कि ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी मुझे बताइए। क्या बताइए? थर्मल स्टेबिलिटी। क्या बताइए? थर्मल स्टेबिलिटी। अब देखो बेटा, यहां पे थर्मल स्टेबिलिटी का अगर मैं ऑर्डर बोलूं, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, और मैंने बोला कि इसी के अंदर मुझे क्या बता दो? थर्मल डिकम्पोजिशन का ऑर्डर बता दो। क्या बता दो? थर्मल डिकम्पोजिशन। तो अब तुमको क्या लगेगा
कि भैया देखो यहां पे थर्मल डिकम्पोजिशन की अगर मैं बात करूं तो ये जो सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम है, यानी कि अगर Na+ की बात करें, K+ की बात करें, Rb+ की बात करें और Cs+ की बात करें, तो ये कैसे है? तो सर ये वाले जो है ना, ये वाले जो हैं अगर मैं इनकी बात करता हूं तो ये सब के सब लो फाई वाले हैं। कैसे हैं? लो फाई, मतलब इनका फाई क्या है? कम है। अगर इनका फाई कम है तो एक चीज सोचना, थर्मल डिकम्पोजिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, है ना? और फाई कैसा है बोलो जल्दी? कम है, यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और तुमको पता है थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई, ठीक है? थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई, यानी अगर फाई कम है तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। यानी कि इन चारों में अगर मैं बात करूं तो समझने की कोशिश करना, यहां पे थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये जितने भी लो फाई वाले हैं, जितने भी लो फाई वाले, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब बात आती है लिथियम के केस में। लिथियम के केस में समझो तो लिथियम की साइज क्या है? एक्सट्रीमली स्मॉल। लिथियम बीइंग एक्सट्रीमली स्मॉल, बीइंग एक्सट्रीमली स्मॉल, बीइंग एक्सट्रीमली स्मॉल, बीइंग एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक है? लिथियम के केस में अगर हम बात करते हैं तो यहां पे जरा गौर से समझिएगा, लिथियम बीइंग एक्सट्रीमली स्मॉल, एकदम बेहद छोटा साइज होने की वजह से, लिथियम का बेहद छोटा साइज होने की वजह से, बेहद मेरे भाई, बेहद, बिना किसी हद के, बेहद छोटा साइज होने की वजह से, छोटा साइज होने की वजह से, साइज होने की वजह से, बेहद छोटा साइज होने की वजह से, बेहद छोटा साइज होने की वजह से ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये होता है हाई फाई। क्या होता है? हाई फाई। क्यों हाई फाई है? क्योंकि फजांस बोल के गया था रेडियस ऑफ केटायन शुड बी लो। रेडियस ऑफ केटायन क्या होना चाहिए? छोटा। मतलब केटायन का जो रेडियस है बहुत छोटा है, एक्सट्रीमली छोटा है, बेहद छोटा है, जिसकी वजह से वो क्या करेगा? एनायन को पोलराइज ज्यादा करेगा, और एनायन को पोलराइज ज्यादा करेगा तो यानी कि उसके अंदर कैसा कैरेक्टर आएगा? कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। तो यहां पे जरा गौर से सुनो, ये हाई फाई है, हाई फाई है, मतलब यहां पे अगर हम बात करें हाई फाई कैसे है, तो रेडियस ऑफ केटायन क्या है? रेडियस, रेडियस ऑफ केटायन, आर प्लस का मतलब केटायन और आर का मतलब रेडियस, रेडियस ऑफ केटायन क्या है? लो है। तो इसकी वजह से क्या होगी? चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। छोटे से साइज वाले एटम पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, मतलब वो एनायन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींचेगा मतलब ज्यादा पोलराइजिंग पावर, और ज्यादा पोलराइजिंग पावर मतलब हाई फाई, और हाई फाई है तो वो जल्दी टूटेगा। हाँ या ना बोलो भाई? यानी कि इनमें सब में सबसे पहले Li2CO3, बाकी देख लो ऑर्डर, ठीक है? इसको देख लीजिए पहली चीज। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? डू नॉट डिकम्पोज। ये इनफैक्ट डिकम्पोज होते ही नहीं है, डू नॉट डिकम्पोज, डू नॉट डिकम्पोज, ये डिकम्पोज नहीं होंगे। यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है? तो इन लोगों की थर्मल स्टेबिलिटी इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगी। ऑर्डर क्या होगा सर? तो ऑर्डर आप यहां पे निकाल सकते हैं, CS2CO3 का सबसे ज्यादा, उसके बाद किसका होगा? अगर मैं बात करूं Rb2CO3, K2CO3, Na2CO3, Li2CO3 सबसे पीछे हो जाएगा। सर जब ये टूटेगा तो क्या देगा? तो यहां पे देखो ये क्या है? Li है, ठीक है? समझने की कोशिश करना, Li2CO3 है। जब ये टूटता है बेटा तो ये क्या देता है? Li2O देता है, प्लस क्या देता है? CO2। क्यों? क्योंकि जो रेजिड्यू है, रेजिड्यू है, ये क्या है आपका? रेजिड्यू। मैंने क्या बोला कि जब भी सॉल्ट टूटता है जनरली डिकम्पोज होता है तो क्या बनता है? एक तो बनता है रेजिड्यू बनता है, और एक गैस बन के उड़ जाता है। तो यहां पे देखो रेजिड्यू कौन सा वाला पार्ट रहता है? मेटेलिक। ये क्या होता है? मेटेलिक ऑक्साइड। क्या होता है बोलो बेटा? मेटेलिक ऑक्साइड होता है, हमेशा याद रखना। थर्मल डिकम्पोजिशन कार्बोनेट का करना हो तो हमेशा मेटल का ऑक्साइड बनेगा प्लस एक गैस बनेगी। तो यहां गैस कौन सी बनती है? CO2। CO2 बन के उड़ गया, और यहां पे क्या बन गया आपका? Li2O बन गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो ये लेट सपोज CO O माइनस, ठीक है? और ये क्या है? Li, ये क्या है? Li प्लस, Li प्लस। तो यहां पे ये क्या कंबाइन कर जाएगा? ये Li प्लस कंबाइन कर जाएगा इसके साथ। तो ये क्या बन गया? Li2। Li कितने नंबर में? तो सर एक आजू में, एक बाजू में, और एक क्या है? O। तो ये क्या बन गया? Li2O। और बचा हुआ पार्ट क्या बन गया? तो ये बन गया CO2। तो यहां पे ये गैस बन के उड़ जाएगा। तो यहां पे क्या बनेगा? Li2CO3। अगर लिथियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करोगे तो वहां पे एक बनेगा मेटल ऑक्साइड जो कि रेजिड्यू के फॉर्म में, और एक बनेगा CO2 गैस। तो यहां पे कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं कार्बोनेट के केस में गैस जो जनरली निकलेगी दैट इज आपका ऑब्वियस है CO2 ही गैस निकलेगी। कार्बोनेट, C फॉर कार्बोनेट, C फॉर CO2। तो यहां पे CO2 गैस निकलती है, ठीक है? तो इसको देख लीजिए पहले, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए देख लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है विच अमंग फॉलोइंग does not give any residue on heating, हीट करने पे कौन सा रेजिड्यू नहीं देगा। ठीक है, अब सबसे पहली चीज अगर मैं बात करता हूं तो पहला एग्जांपल मैंने ले लिया PbCO3, ठीक है, PbCO3। दूसरा मैंने क्या ले लिया, MgCO3, ठीक है। तीसरा मैंने ले लिया ZnCO3 और चौथा मैंने कौन सा ले लिया, NH4 का होल ट्वाइस CO3, अमोनियम कार्बोनेट, यहां पे जिंक कार्बोनेट, यहां पे मैंने क्या ले लिया आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट, और इसे हम क्या बोल देते हैं, लेड कार्बोनेट। इसे सेरोसाइड बोला जाता है, सेरोसाइटोर, मेटलर्जी के अंदर ये जनरली पता चलता है क्लास 12 में, और इसे बोला जाता है कैलामाइन। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, कैलामाइन। ठीक है, कैलामाइन ओर, है ना। ये सारी बातें कहां है, 12th क्लास में एक चैप्टर है मेटलर्जी, उसके अंदर आता है। अब सुनो जरा गौर से, देखो बेटा होता क्या है जनरली, अगर मैं तुमसे बात करूं, ये देखो यहां पे समझने की कोशिश करना। जब मैं PbCO3 को हीट करूंगा तो लेड पे चार्ज कितना है सर, तो लेड पे चार्ज है +2, और +2 की वजह से ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की अगर हम बात करें, इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको केमिकल बॉन्डिंग में मैंने पढ़ाया था, फिर से बता दे रहा हूं कि P ब्लॉक के जो हैवियर एलिमेंट है वो अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। फिर से सुनो, P ब्लॉक के जो हैवियर एलिमेंट हैं, P ब्लॉक के जो हैवियर एलिमेंट हैं, P ब्लॉक के जो हैवियर एलिमेंट हैं, वो अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के। ऐसा क्यों सर, क्योंकि उनका आउटर एस इलेक्ट्रॉन क्योंकि उनका आउटर एस इलेक्ट्रॉन बिकम्स इनर्ट। क्या बन जाता है, बिकम्स इनर्ट। क्या बन जाता है, इनर्ट। इनर्ट बोले तो नॉन रिएक्टिव। क्या बन जाता है, नॉन रिएक्टिव बन जाता है। समझने की कोशिश करना। अब देखो लेड कार्बोनेट है, अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला जब कार्बोनेट को, मेटल कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो क्या बनता है, तो एक तो बनता है मेटल ऑक्साइड प्लस कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। ठीक है, तो यहां पे क्या बन जाएगा बेटा, तो यहां पे आपका जैसे ही हीट करोगे तो यहां पे क्या बन जाएगा, PbO, ठीक है, और प्लस क्या साथ में बन जाएगा, CO2। क्या बन जाएगा, PbO प्लस CO2 बन जाएगा। ऐसे ही मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो मैग्नीशियम आपका क्या है, मेटल है, तो ये क्या बना लेगा, MgO प्लस क्या बना लेगा, CO2। यानी कि यहां पे भी मेटल रेजिड्यू आया, मेटल रेजिड्यू यहां पे भी आया, और यहां पे भी अगर हम बात करें तो क्या आया, मेटल रेजिड्यू आया। ठीक है, दोनों चीजें आई। ऐसे ही मैंने जिंक कार्बोनेट को लेके हीट किया तो यहां पे क्या बन जाएगा, ZnO प्लस क्या बन जाएगा, CO2, क्योंकि ये क्या है, हाई फाई है। ये Mg+2 क्या है, ये भी हाई फाई। अगर मैं बात करूं इनके कंपैरिजन में थोड़ा लो है, लेकिन Mg भी क्या है, Mg+2 है। अब यहां पे अगर हम बात करें तो Pb+2 है, तो ये सब कैसे हो गए, ये हाई फाई कैटेगरी में। अगर मैं बात करूं कि ये तीनों के तीनों मेटल रेजिड्यू देंगे, लेकिन याद रखना मैंने कहा कि जब कार्बोनेट को, आप मेटल कार्बोनेट को हीट करते हो तो मेटल ऑक्साइड बनता है प्लस CO2। अगर आप NH4 का होल ट्वाइस देखोगे, अमोनियम आयन इज नॉट अ मेटल, तो यहां मेटल का ऑक्साइड नहीं बनेगा, नहीं बनेगा बेटा, नहीं बनेगा। यहां पे तुम ढंग से देखो, अमोनियम जो है बेटा, अमोनियम जो है, तो अमोनियम यहां पे कभी भी मेटल ऑक्साइड तो बना ही नहीं सकता, क्योंकि वो मेटल ही नहीं है चाचा, मेटल ही नहीं है। तो सर अब क्या होगा, तो अब जरा गौर से यहां पे देखो, अगर ये अमोनियम मैंने ले लिया बेटा, अगर ये मैंने क्या ले लिया, अमोनियम ले लिया, तो तुम मुझे बताओ अमोनियम कार्बोनेट को जब मैं हीट करूंगा तो ये क्या है, नॉन मेटल है, ये क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, और अगर ये नॉन मेटल है तो यहां पे दो तरह की गैसेस निकलती हैं। कितने तरह की गैसेस निकलती हैं, दो तरह के। कौन कौन से, तो सर एक तो निकलता है आपका NH3, एक क्या निकलता है, NH3 गैस निकलती है, प्लस एक गैस कौन सा निकलता है, दैट इज CO2 गैस निकलता है। कौन कौन सा निकलता है, NH3 एंड CO2 गैस निकलता है। अब ये भी सवाल पूछा जा सकता था, इसी सवाल को अगर मैं चेंज करूं, which among following give two gases on thermal decomposition, so the answer would be what, fourth part। फिर से सवाल पूछता हूं एक और, which among following doesn't give any residue on heating, that is fourth part। अब तीसरा सवाल पूछता हूं, which among following does not form metal oxide, चौथा, क्योंकि मेटल है ही नहीं, कहां से बनाओगे, नाइट्रोजन तो नॉन मेटल है,
तो यहां मेटल ऑक्साइड कहां बनेगा? तो तीन तीन सवाल वो फ्रेम करके तुमसे पूछ सकता है, देख लो पहले फटाफट इसको। चलिए नोट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग doesn't give metal oxide as residue on heating। ठीक है, पहला आपको ऑप्शन दे दिया Li2CO3, दूसरा आपको ऑप्शन दे दिया AgCO3, ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपको Ag2CO3 दे दिया, तीसरा आपको ZnCO3 दे दिया, और चौथा आपको दे दिया BeCO3। अब आपको बताना है इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट गिव मेटल ऑक्साइड एज अ रेजिड्यू ऑन हीटिंग, आपको ये बात बतानी है इसके अंदर। तो अब जरा गौर से देखो, जब तुम Li2CO3 को हीट करोगे, तुम्हें पता है Li क्या है? मेटल है। बीइंग एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ये कैसा है? हाई फाई है। और अगर ये हाई फाई है तो इसका थर्मल डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा। अगर ये ज्यादा होगा तो ये क्या देगा? तो ये देगा Li2O प्लस क्या देगा बेटा? CO2। क्या देगा? CO2। अगर मैं बात करता हूं Ag2CO3, तो Ag2CO3 के केस में समझो, ये क्या देगा? Ag2O देगा प्लस साथ में क्या दे देगा? CO2। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये क्या दे देगा? तो Zn किस में रहना चाहता है? डी ब्लॉक का है तो +2 में, तो ये क्या देगा? ZnO प्लस CO2। आगे अगर हम बात करें B2B जो होता है ये +2 में होता है, तो अगर हम बात करें ये कैसा हो जाएगा? तो ये क्या देगा? BeO प्लस CO2 दे देगा। तो सर यहां तो सारे दे रहे हैं। नहीं बेटा, तुम समझ नहीं पाए सवाल को। एक चीज समझो, जो ये क्या है? ये सिल्वर है, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, ये क्या होते हैं? नोबल मेटल होते हैं। क्या होते हैं? नोबल मेटल। ये कभी भी हमेशा जीरो की स्टेज में रहना चाहते हैं। अब देखो, एक ऑक्सीजन की वजह से हमेशा चार्ज कितना होता है? -2। हमेशा याद रख लो, एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज हमेशा -2 होता है। अब अगर मैं बात करूं, एक नाइट्रोजन की वजह से चार्ज कितना होता है? तो -3 होता है जनरली। एक हेलोजन की वजह से चार्ज कितना होता है? तो -1 होता है। फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करूं, एक ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ये ऑक्सीजन कहता है क्या मेरे को चाहिए? क्या कहता है? -2 चाहिए। तो Ag के ऊपर कितना चार्ज आएगा? तो Ag कितने हैं बोल बेटा? 2 है। तो 2 Ag के ऊपर कितना आ गया? +1। Ag रहना कहां चाहता है? चूंकि नोबल है, कहता है मैं तो किसी के साथ बॉन्ड बना के नहीं रहना चाहता, मैं फ्री रहना चाहता हूं, मैं अपनी जीरो स्टेट में रहना चाहता हूं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, ये फर्दर डिकम्पोज हो जाएगा बेटा, और ये क्या चला जाएगा? Ag 0 में चला जाएगा, 2 Ag, और साथ में यहां पे क्या बनेगा बेटा? O2 गैस, और साथ में अगर मैं बात करूं तो क्या बनेगा? CO2 गैस। अब सवाल ये पूछ देता कि विच अमॉन्ग फॉलोइंग गिव 2 गैसेस ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन, तो आंसर अगर ऑप्शन ये 4 रहता तो आंसर तुम्हारा क्या होता है? ये मुझे बताओ। विच अमॉन्ग फॉलोइंग गिव 2 गैसेस ऑन हीटिंग ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन, सो द करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट? Ag2CO3। क्या हो जाता? Ag2CO3 हो जाता। अच्छा, एक चीज और समझने की कोशिश करो, Ag ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो नोबल मेटल है, उत्कृष्ट धातु है। कैसा है? उत्कृष्ट, नोबल मेटल। नोबल मेटल ये चाहता है कि हमेशा, ये चाहता है, ये आपके 12th क्लास की एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, जब आप 12th में आएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये चाहता है हमेशा Ag 0 बन के रहा जाए, Ag 0 बन के रहा जाए। इसी वजह से ये फर्दर डिकम्पोज होगा और क्या देगा? O2 प्लस CO2 देगा। स्वाहा। तो इसको देख लो फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलें। एक और सवाल अगर मैं बात करूं, इनमें से कौन से कार्बोनेट को गर्म करने पे एक से ज्यादा गैसेज आती हैं? 2 गैसेज आती हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा? Ag2CO3। इनमें से कौन से कार्बोनेट को गर्म करने पे O2 और CO2 जैसी गैसेस मिलती हैं? तो Ag2CO3। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कई सारे सवाल बना सकते हैं। तो इनमें से Ag2CO3 को गर्म करने पे, Ag2CO3 को गर्म करने पे 2 तरह की गैसेस मिलेंगी, एक मिलेगा O2 और एक मिलेगा क्या आपका? CO2। क्या मिलेगा? 2 तरह की गैसेस मिलेंगी, O2 और CO2। नोबल मेटल कहा जाता है उत्कृष्ट धातु, उत्कृष्ट धातु। समझ रहा हूं मेरी बात को? उत्कृष्ट धातु होता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो रिएक्शन है विच रिएक्शन हैज, यहां पे मैं आपको रिएक्शन देता हूं अभी, विच reaction has highest
केपी और केसी, केपी और केसी इनमें से किसका ज्यादा है? पहला ऑप्शन BeCO3, ठीक है, यहां पे क्या आ गया? BeCO3। दूसरा ऑप्शन क्या आ गया? MgCO3, ठीक है। तीसरा CaCO3 और चौथा SrCO3, ठीक है। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनो, केपी या केसी का मतलब क्या होता है? मतलब जहां पे प्रोडक्ट की तरफ इक्विलिब्रियम ज्यादा शिफ्ट हो। एक चैप्टर पढ़ेंगे आप केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, तो केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर बताया जाएगा। आओ इधर बता देता हूं मैं, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर आप पढ़ते हो, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर मैं बात करूं रिएक्टेंट से क्या बनता है बेटा? प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट। यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी। ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या कहा जाता है? रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोला जाता है? बोलो बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर मान लो सर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनाया जा सकता, दैट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो वापस कभी ना आ सके। इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन जो जाके प्रोडक्ट में भी जाए फिर रिएक्टेंट में भी आए, उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अब समझना, केपी या केसी ज्यादा होने का मतलब, केपी या केसी ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? केपी या केसी ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? होने का मतलब क्या होता है? केपी या केसी ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? क्या होता है? केपी या केसी ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? समझने की कोशिश करना। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड है, इसका मतलब क्या होता है? रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड है, मतलब प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन ज्यादा भागेगी। केपी मतलब रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा भागेगी, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड होने का मतलब प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा भागेगी, 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 ज्यादा भागेगी, भागेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? होप सो कि अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा। मतलब कि प्रोडक्ट की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा शिफ्टेड है रिएक्शन, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं BeCO3 को अगर वो करता हूं, तो यहां पे देखो ये सब के सब क्या है? बेटा मांगे कन्या सुंदर या बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है। तो यहां पे जैसे ही इसको थर्मली डिकम्पोज करोगे, थर्मल डिकम्पोज करोगे ऑन हीटिंग, ये क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड, दैट इज BeO। यहां पे क्या बन गया? MgO। यहां पे क्या बन गया? CaO। यहां पे क्या बन गया? SrO। प्लस यहां पे क्या निकल गया? CO2। 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 अब समझने की कोशिश करना है, यहां पे BeCO3 को लेकर ट्रीट किया तो BeO प्लस CO2, MgCO3 के साथ MgO प्लस CO2, या CaCO3 के CaO प्लस CO2, SrCO3 के साथ SrO प्लस CO2 निकलेगा। अब जरा गौर समझना, ये सब क्या है? मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, ये सब क्या है? मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या है? MO प्लस ये कौन सी गैसेस है? CO2। तो यहां पे मेटल ऑक्साइड प्लस क्या निकलेगा? CO2। अब नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड यहां पे क्या होता है। बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है। अब ये सब के सब की अगर मैं बात करूं तो B+2 के कंपैरिजन में ऑब्वियस है साइज किसकी बड़ी होगी? Mg+2 की। और उससे बड़ी किसकी होगी? Ca+2 की होगी। उससे बड़ी किसकी होगी? तो Sr+2 की होगी। यानी कि अगर मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूं, टॉप से बॉटम जा रहा हूं बेटा, तो टॉप से बॉटम जाने पे यहां पे क्या होगी? साइज बढ़ेगी। यहां पे क्या होगी? टॉप से बॉटम जाने पे साइज बढ़ेगी। और अगर साइज बढ़ेगी तो एक बात मुझे बताओ, रेडियस क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। रेडियस बढ़ रहा है, और अकॉर्डिंग टू फजांस रेडियस ऑफ कैटायन शुड बी लो, रेडियस ऑफ कैटायन शुड बी लो अकॉर्डिंग टू फजांस, अकॉर्डिंग टू फजांस रेडियस ऑफ कैटायन शुड बी क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। यानी जिसका रेडियस कम होगा उसका क्या होगा? फाई ज्यादा होगा। तो रेडियस सबसे कम किसका है? तो सर बी का रेडियस सबसे कम है, तो ये ज्यादा टूटेगा। अगर ये ज्यादा टूटेगा बेटा, तो यहां पे क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड प्लस क्या बन जाएगा? आपका CO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 बन जाएगा। यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कहां ज्यादा जाएगी? तो यहां पे Kp या फिर Kc की वैल्यू सबसे ज्यादा हो गई। अगर यही पूछता विच अमंग द फॉलोइंग या फिर विच अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन हैज लोवेस्ट Kp, अगर लोवेस्ट Kp और Kc पूछता इनमें, तो यहां पे इनमें क्या हो जाता? लोवेस्ट Kp ये हो जाता।
लोवेस्ट केपी या फिर क्या हो जाता केसी, लोवेस्ट केपी या केसी। तो मैक्सिमम ये सोच सकता था वो, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम से मिक्स करके सवाल बनाता है। और सवाल इसी में क्या पूछ देता, ऑर्डर ऑफ केपी एंड केसी, ठीक है, फ्रॉम हायर टू लोअर पूछ रहा है। तो BeCO3 देन MgCO3 देन CaCO3 देन क्या हो जाएगा SrCO3। वो पूछ दिया लोअर टू हायर पूछ दिया, तो SrCO3 देन CaCO3 देन MgCO3 देन क्या हो जाएगा आपका BeCO3। तो इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं फटाफट से। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है विच कंपाउंड is stored in closed container in atmosphere CO2, ठीक है। ये बोल रहा है विच कंपाउंड इज स्टोर्ड इन क्लोज कंटेनर इन एटमॉस्फेरिक CO2 गैस। पहला ऑप्शन BeCO3, दूसरा ऑप्शन K2CO3, तीसरा ऑप्शन Na2CO3 एंड फोर्थ ऑप्शन नन। देखो बेटा, अब तुमको पता है एक चीज तो बड़ी अच्छे से पता है कि भाई पोटेशियम हुआ या सोडियम हुआ, ये तो भैया लो फाई है। लो फाई मतलब कम टूटेंगे या नेग्लेक्सिबल टूटेंगे, डिकम्पोज ही नहीं होंगे, ठीक है। तो यहां पे कम टूटेंगे, मैं लिख देता हूं नेग्लेक्सिबल, कम का मतलब है नेग्लेक्सिबल, ना के बराबर, ठीक है। तो ये तो टूटेंगे नहीं, टूटेगा कौन, तो सर टूटेगा ये, ठीक है। तो यहां पे ये क्या बनाएगा BeO प्लस CO2। तो जैसे ही आपने इसको रखा एटमॉस्फेयर के अंदर, इतना थर्मली अनस्टेबल है कि तुरंत टूट जाएगा। तो इसको कहा जाता है, इसको प्रिजर्व करके रखने के लिए अकॉर्डिंग टू ली चार्टलियर प्रिंसिपल, अगर मुझे रिएक्शन को पीछे ले जाना है तो मुझे क्या इन्वॉल्व करना पड़ेगा, गैस इन्वॉल्व करना पड़ेगा। गैस को इन्वॉल्व करूंगा तो वापस वो किस में जाएगा, Be2CO3 में। अच्छा, इसको ओपन कंटेनर के तौर पे आप नहीं छोड़ सकते, ओपन कंटेनर में आपने छोड़ा तो थर्मली इतना अनस्टेबल है कि तुरंत फटाक से टूट जाएगा। तो थर्मली इतना अनस्टेबल होने की वजह से, थर्मली अनस्टेबल होने की वजह से, अनस्टेबल होने की वजह से ओपनली नहीं रखा जा सकता, ओपनली नहीं रखा जा सकता। ओपनली रखोगे तो ये तुरंत फटाक से टूट के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, BeO प्लस CO2 में। अगर मुझे वापस इसको कहा जाता है BeCO3 को स्टोर करके रखने के लिए अकॉर्डिंग टू ली चार्टलियर प्रिंसिपल मुझे कहां रखना पड़ेगा, CO2। मतलब CO2 को क्या करना पड़ेगा, CO2 को और ज्यादा क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर प्रेशराइज करना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। अगर प्रेशराइज करेंगे तो वापस वो किस फॉर्म में आ जाएगा अपने B2CO3। तो अगर हम बात करें BeCO3 बेरिलियम कार्बोनेट को प्रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हम CO2 का सहारा लेंगे। हम किसका सहारा लेंगे, हम CO2 गैस का सहारा लेंगे, गैस का सहारा लेते हैं, का सहारा लेते हैं। ये बात किसने बोली थी, तो ये बात है ली चार्टलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ली चार्टलियर किसके अकॉर्डिंग, ली चार्टलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आगे आप पढ़ोगे या होप सो आप पढ़ चुके हो, ली चार्टलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है, ली चार्टलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये बात होती है, इसके बारे में ये देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसी के साथ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट जो है वो आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब हम किसकी तरफ मूव करेंगे, नाइट्रेट की तरफ। जो भी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने क्वेश्चन करा के भी आपको वो जानकारियां दे दी। अब हम चलेंगे नाइट्रेट की तरफ, ठीक है। तो इसको पहले देख लो, नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलें। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, और नेक्स्ट अपना क्या है, डेट इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट। अब जैसे लेट सपोज मैंने आपसे बोला कि एक चीज याद रखो, नाइट्रेट आयन कौन सा होता है, तो नाइट्रेट मेरे भाई NO3 माइनस होता है। क्या होता है, NO3 माइनस होता है। क्या होता है, NO3 माइनस होता है। और दुनिया का ऐसा कोई नाइट्रेट नहीं है, दुनिया का ऐसा कोई नाइट्रेट नहीं है, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, दुनिया में ऐसा कोई नाइट्रेट नहीं है जो टूटने पे एक गैस एटलीस्ट O2 ना देता हो। दुनिया में ऐसा कोई नाइट्रेट नहीं है, दुनिया में सारे नाइट्रेट टूटते हैं और एक गैस एटलीस्ट देते हैं, क्या, O2। क्या देते हैं, O2। क्या देते हैं, O2। अब समझने की कोशिश करना,
ऐसा क्यों है? क्योंकि नाइट्रेट आयन के बारे में सबसे खूबसूरत बात है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है बोलो जल्दी? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगर मैं बात करूं, अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो टूटने पे एक बात तो फिक्स है, टूटने पर एक गैस एटलिस्ट देगा, एक गैस एटलिस्ट देगा, एक गैस एटलिस्ट देगा, एक गैस एटलिस्ट देगा, एक गैस बोलो बोलो एटलिस्ट देगा। वो है O2। वो कौन है? वो कौन है? तो वो मेरे भाई O2 है, वो O2 है। ये O2 देगा ही देगा, ये बात कंफर्म है, क्योंकि ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पहली बात। अब दूसरी बात सुनो, मान लो मैंने कहा MnO3 ले लिया मैंने, ठीक है, MnO3 दो तरीके से मैं ले लेता हूं। अगर लेट सपोज ये M जो है ये कैसा हुआ? लो फाई हुआ। कैसा हुआ? लो फाई। या फिर कंडीशन क्या हो सकती है? ये कैसा हो जाए? हाई फाई हो जाए। कैसा हो जाए? हाई फाई। हाई फाई मतलब ज्यादा टूटेगा, हाई फाई मतलब ज्यादा टूटेगा। लो फाई का मतलब क्या है सर? लो फाई का मतलब क्या है? कम टूटेगा। क्या होगा बोलो जल्दी? कम टूटेगा या नहीं टूटेगा, या नहीं टूटेगा, यही दो कंडीशन होगी, या नहीं टूटेगा। समझ रहा हो मेरी बात को? कम टूटेगा या फिर नहीं टूटेगा। अब समझो जरा गौर से, मेटल नाइट्राइट को जब मैं हीट करूंगा बेटा, जब मैं क्या करूंगा? हीट करूंगा, ठीक है, जब मैं क्या करूंगा? हीट करूंगा। मैंने कहा कि लो फाई है तो कम टूटेगा, तो कम टूटेगा, तो टूटेगा तो एक गैस तो जरूर आएगी सर, O2। दोनों जगह लिख देते हैं, अगर टूटेगा तो O2 तो आएगी ही आएगी। अब इस O2 के अलावा क्या क्या आ सकता है वो सुनना जरा गौर से। जैसे कि अगर मैं बात करूं लो फाई है तो यहां पे बनता है मेटल नाइट्रेट, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं यहां पे, अगर यहां पे जब टूटेगा तो क्या बनेगा? दैट इज, अगर हम बात करें MO प्लस NO2, कौन सी गैस बनती है? NO2। कौन सी गैस बनती है? NO2। NO2 के बारे में वैसे तो हमने विस्तृत चर्चा पहले कर रखी है, लेकिन अभी सुन लीजिए। यह होता है ब्राउन कलर पैरामैग्नेटिक गैस। कैसा होता है? ब्राउन कलर पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। ये क्या करता है? डाइमर बनाता है। क्या बनाता है? डाइमर, ठीक है। ये क्या बनाता है? डाइमर। डाइमर किसका बनाता है? दैट इज N2O4 का बनाता है, जिसका डाइपोल मूवमेंट पूरे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा, इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहां पे एक O2 तो बन ही रहा है और साथ में क्या बन रहा है? NO2 भी बन रहा है, जो कि कैसा है? ब्राउन कलर पैरामैग्नेटिक गैस है, जो कि क्या बनाता है? डाइमर बनाता है, दैट इज N2O4 बनाता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं नाइट्रेट आयन, अच्छा, नाइट्रेट आयन के टेस्ट के लिए एक टेस्ट यूज किया जाता है जिसका नाम होता है ब्राउन रिंग टेस्ट। क्या बोला जाता है? ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है। ब्राउन रिंग टेस्ट में एक बनता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बनता है? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है, ये भी याद रखोगे। एक होता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है। उस ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है FeH2O होल 5 NO और SO4। यानी कि अब सिंपल सुनो, इसको याद रखने का तरीका भी बता रहा हूं, ठीक है। यहां पे समझो, ये जो बंद कमरा है, ये जो बंद कमरा है, देखना एक डब्बा लगा हुआ है ना, इसको मैं कह रहा हूं बंद कमरा, ठीक है। इसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोला जाता है बेटा? इसे बोला जाता है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाता है। और इसे क्या बोला जाता है? ये डब्बे के बाहर जो है सर, इसको क्या बोला जाता है? तो बेटा जी इसको बोला जाता है आयोनाइजेशन स्फीयर। समझ रहे हो मेरी बात को? एक होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एक होता है आयनाइजेशन स्फीयर। अब मुद्दे की बात समझो जरा गौर से, यहां पे क्या होता है? ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है बेटा, इसके अंदर कौन है? आयरन। और क्या है ये? पानी। कितना है? पानी कितना है? 5। ये क्या है? NO, नाइट्रोसोनियम कहा जाता है। और ये क्या है? सल्फेट। तो कैसे याद रखोगे? मान लो मेरा एक दोस्त है, मेरे दोस्त का नाम क्या है? अमन। वैसे तो मेरे दो दोस्त हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया हैं दोस्त, ठीक है। दोस्त तो कई हैं लेकिन ठीक है, मतलब कहा जाता है जब हम मतलब एकदम छोटे छोटे थे तब से वो कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो उनमें से एक की चर्चा करता हूँ, मोटू, ठीक है। मोटू अमन, ठीक है। वो कहाँ गया? अभी शादी नहीं हुई उसकी, और बाकी तो धीरे धीरे शहीद हो रहे हैं, है ना। तो मोटू को शहीद करते हैं, अमन नाम है उसका, ठीक है। समोसे काफी खाता रहता है बचपन से ही। वो कहाँ गया? फियांसे के पास। फियांसे क्या होता है? द ट्रांजिशन बिटवीन गर्लफ्रेंड एंड वाइफ, ठीक है। उसके बीच का जो ट्रांजिशन है, वेयर आपकी दोनों फैमिलीज जो है एक दूसरे को एक्सेप्ट करती हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम बोलते हैं फियांसे। तो अमन गया फियांसे के पास, क्या लेके? 5 बोतल पानी लेके गया, ठीक है। और पूछा बेबी डू यू लव मी? तो आंसर क्या है? नो। ऑब्वियस है, 5 बोतल पानी लेके जाओगे डेट पे, पहली डेट पे, और पूछोगे बेबी डू यू लव मी, तो आंसर क्या आएगा? तुम खुद सोच सकते हो, कॉमन सेंस इज सो कॉमन, आई एडमिट दैट, ठीक है। तो फियांसे के पास गया, 5 बोतल पानी लेके, बोला बेबी डू यू लव मी, आंसर क्या है? नो।
उसने बोला तुरंत बंद कमरे के अंदर फांसी लगा के मर जाऊंगा। मेरे भाई बेबी ने 4 बार क्या बोला? सॉरी। सॉरी अब आपने कैसे बोला? SO4 है। सॉरी की स्पेलिंग सोचो, SORRY, यही होता आई थिंक, है ना? मुझे सुनने को नहीं आया कभी, और बोलने को तो कई बार हो तो सॉरी बोल देते हैं, लेकिन सुनने में आया तो भी मजा आया ना यार, तब नहीं स्पेलिंग याद हो, इसलिए मैं बोल रहा हूं। यहां पर समझो, फियांसे के पास गए, क्या लेके? 5 बोतल पानी। पूछा क्या? बेबी डू यू लव मी? आंसर आया नो। तो बेबी उसी कमरे के अंदर, बंद कमरे के अंदर उसने क्या बोला? यही बंद कमरे के अंदर फांसी लगा के मर जाऊंगा। बेबी ने 4 बार क्या बोला? सॉरी। ये इस कॉम्प्लेक्स को याद रखने का तरीका है, ठीक है? तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर, आयनाइजेशन स्फीयर में कौन है? सल्फेट। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कौन है? तो यहां पे वाटर है। समझने की कोशिश करो, यानी कि अगर ये हाई फाई हुआ तो यहां क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड बनेगा, प्लस NO2 गैस बनेगी, प्लस O2 गैस बनेगी। यहां पे अगर ये लो फाई हुआ, समझने की कोशिश करना, लो फाई, तो ये MnO2 बनेगा, प्लस क्या बनेगा? O2 बनेगा। क्या बनेगा बोलो बेटा? O2 बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ या ना? तो इसे हम बोलते हैं मेटल नाइट्राइट। क्या बोलते हैं? ये भी लिख लो, मेटल नाइट्राइट। अब सुनो, एक इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बताना चाहता हूं, सुनो। ये मेटल मेटल हमने बहुत खेल लिया, एक एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या है? अरे एक्सेप्शन क्या है अलग से बता रहा हूं, ठीक है? एक्सेप्शन बस एक याद रखना, बाकी तुम्हें नाइट्रेट में कुछ नहीं याद रखना है। NH4NO3 को लेके हमने ट्रीट किया। किसको लेके ट्रीट किया? अमोनियम नाइट्रेट को। किसको लेके ट्रीट किया? अमोनियम नाइट्रेट। तो जब अमोनियम नाइट्रेट, तो ये क्या है? मेटल तो है नहीं, ये क्या है? नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल। इसी वजह से इनसे थोड़ा अलग हटके वो टूटता है। ये क्या है? नॉन मेटल है। क्या है बोलो बेटा? नॉन मेटल है। तो जब अमोनियम नाइट्रेट को तोड़ोगे तो यहां पे गैस निकलती है, दैट इज NH3, और प्लस कौन सी गैस? सॉरी NH3 कह रहा हूं, सॉरी। यहां पे जो गैस निकलती है दैट इज N2O, प्लस क्या निकलता है यहां पे? H2O। क्या निकलता है बोलो बेटा? N2O निकलता है प्लस H2O। अब इसको तरीका बताता हूं। अमोनियम नाइट्रेट, ये देखो क्या है? ये रहा N, ये रहा H, ये रहा H, ये रहा H। अब समझने की कोशिश करो, यहां पे अगर मैं बात करूं नाइट्रेट आयन, तो NO3 है, ठीक है? तो ये क्या हो गया? N डबल बॉन्ड O। इसी पेज पे करें यार, या फिर एक काम करता हूं मैं, रुको, इसको कहां बताऊं, इधर बता देता हूं। चलो रुको, इधर देखो बेटा, यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, ये रहा N। सोच रहे हो तुम लोग सर कहां गए? सर जमीन पे बैठ गए तुम्हें समझाने के लिए। यहां पे देखो, ये NH4 है, प्लस यहां पे मैंने क्या ले लिया? N डबल बॉन्ड O। ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और यहां पे क्या हो गया? O-। अब अमोनियम नाइट्रेट है। अमोनियम नाइट्रेट को अगर मुझे उड़ाना है तो जितने पानी निकाल सकते हो उतने निकाल दो। सर ये देखो सर, मैंने ना एक विचार लाया है मन में, एक पानी तो यहां से उड़ा दिया, समझ रहा हूं मेरी बात को? और यहां से क्या करूंगा सर? यहां से भी देखो क्या उड़ा दूंगा? पानी उड़ा दूंगा। समझ रहा हूं मेरी बात को? ये क्या उड़ा दिया? अमोनियम नाइट्रेट के अंदर से आपने पानी उड़ा दिया। अब बचा क्या आपके पास? तो बचा क्या यहाँ पे? तो हमारे पास सर क्या बचा? यहाँ पे वाटर तो निकल ही गया, अब बचा क्या? इस N को और इस N के साथ कंबाइन करवा दो, तो ये क्या बन गया? N2। क्या बन गया? N2। क्या बन गया? N2। ये देखो 2 मोल वाटर तो निकल गए। एक मिनट फिर से मैं दिखा दे रहा हूं, ये देखो यहां पे ये जो है, ये 2 मोल पानी तो निकल गए, ठीक है? एक आजू से निकला, एक कहां से निकला? आजू से, और एक कहां से निकला? बाजू से। बचा क्या क्या है सर? तो बचा है सर, एक नाइट्रोजन बचा है आजू में, और एक नाइट्रोजन बचा है बाजू में, और एक क्या बचा है? ऑक्सीजन बचा है। तो इन्होंने क्या बना लिया? N2O बना लिया। क्या बना लिया? N2O प्लस H2O। तो अमोनियम नाइट्रेट को बेटा, अमोनियम नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो N2O प्लस H2O बनेगा, ठीक है? तो इसको देख लो, नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है? चले, ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अब अगर मैं बात करूं LiNO3, Li क्या होता है? एक्सट्रीमली स्मॉल होने की वजह से, एक्सट्रीमली छोटा होने की वजह से, एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज, एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज। ये क्या होता है? एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। तो ये कैसा हो गया? इसका फाई कैसा होगा? ज्यादा होगा। और हाई फाई अगर है तो ये क्या टूटेगा? तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर हाई फाई है तो LiO बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा? NO2, प्लस क्या बनाएगा? O2। तो यहां पे क्या बन गया? LiO, मेटल का ऑक्साइड, मेटल रेजिड्यू बन गया, प्लस क्या बन गया? NO2, प्लस क्या बन गया? O2 बन गया, ठीक है? AgNO3 की अगर हम बात करते हैं तो Ag कैसा है? तो सर डी ब्लॉक का है। डी ब्लॉक का है तो हाई फाई है। हाई फाई है तो क्या बनाएगा? तो हाई फाई है तो बनाएगा AgO, प्लस क्या बनाएगा? NO2, प्लस क्या बनाएगा? O2। समझ रहा हूं? Ag2। यहां पे अगर हम बात करते हो, लेकिन तुमको पता है Ag कैसा है? उत्कृष्ट धातु है, नोबल मेटल है, फ्री रहना चाहता है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो नोबल मेटल है तो बेटा ये फर्दर टूटेगा और क्या बना लेगा? Ag प्लस O2 प्लस NO2
प्लस O2, मतलब वही O2 एक ही बार लिख दिया, सही है, समझ रहे हो। तो ये क्या बना लेगा, Ag प्लस O2 प्लस NO2। ये किस में रहना चाहता है, जीरो में, क्योंकि ये कैसा है, नोबल मेटल। नोबल मेटल बोले तो उत्कृष्ट धातु है। कैसा है, उत्कृष्ट धातु, उत्कृष्ट धातु है, समझ रहे हो मेरी बात को। ये कैसा है, उत्कृष्ट धातु है। आगे आओ, KNO3 की अगर हम बात करते हैं तो ये K प्लस है। अब K प्लस को लेके जब जैसे ही आप हीट करोगे बेटा, तो K प्लस कैसा है, लो फाई है। अगर मैंने आपसे कहा है, एक मिनट, ये क्या हो गया, व्हाट्स दिस हैपनिंग, ओके एक मिनट, लेट मी इरेज दैट। सी, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि ये जो होता है लो फाई वालों के लिए, लो फाई में क्या बनता है, तो MnO2 बनता है प्लस O2 बनता है सर। MnO2 प्लस O2 का मतलब क्या हो गया, तो यहां पे पोटेशियम नाइट्राइट बनेगा। क्या बनाया जाएगा, पोटेशियम नाइट्राइट, इसे हम कहेंगे पोटेशियम नाइट्राइट, ठीक है। प्लस यहां पे क्या बन जाएगा बेटा, तो यहां बन जाएगा सर O2 बन जाएगा। एटलीस्ट एक गैस तो उड़ेगी, दैट इज O2। O2 पक्का है, क्योंकि नाइट्रेट आयन क्या है, नाइट्रेट आयन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आगे आ जाओ, लेड क्या है, लेड, लेड अगर मैं बात करूं तो लेड है सर हाई फाई। क्या है, हाई फाई। हाई फाई कैसे है सर, हाई फाई कैसे है, ड्यू टू InP। InP बोले तो इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओ हाँ, आपने तो अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। तो यहां पे ये क्या बन जाएगा, PbO प्लस क्या बन जाएगा आपका, NO2 प्लस क्या बन जाएगा आपका, O2 बन जाएगा, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, अमोनियम नाइट्रेट को मैंने ले लिया। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट के केस में अभी आपको मैंने बताया, क्या करो, ये लो NH4 ले लो। अभी मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, थोड़ी देर पहले क्या यार, पिछली स्लाइड पे वही तो लास्ट पॉइंट बैठ के एक्सप्लेन कर रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, ये हो गया N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये O नेगेटिव। जितने पानी उड़ा सकते उड़ा दो, लो पहले पानी उड़ा देते हैं, यहाँ पे भी ये पानी उड़ा देते हैं, लेट सपोज। चलो बचा क्या, एक N बचा, एक 2 N बचा, ये दोनों कंबाइन हो गए, ये क्या बन गया, N2O प्लस क्या बच गया, यहाँ पे क्या निकल गया, H2O निकल गया, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट। अब मैंने तुमसे क्या बोला, तुमने कहा सर एक बात बताओ, आपने तो बोला था दुनिया का कोई नाइट्रेट हो टूटेगा जरूर और O2 जरूर देगा। अरे बेटा मैंने बोला था, बिल्कुल बोला था। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मेटल नाइट्रेट की। किसकी बात कर रहा हूं, मेटल नाइट्रेट की। ये अमोनियम नाइट्रेट है, ठीक है। तो इसके लिए एक अलग केस मैंने इसीलिए लिखा। 3 केस याद रखो, तुम्हारा नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन का सवाल गलत नहीं होगा। ये बात लिख लो कहीं पे, ठीक है। इसको देख लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ। अगर हम बात करें यहाँ पे तो जरा गौर से देखो, अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में बेटा, थर्ड पोर्शन वाला, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फेट। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फेट की हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करना है यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फेट के अंदर क्या होता है। सबसे पहली चीज मैं बता दूं, सल्फेट जो है इनकी एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी जनरली मैक्सिमम सल्फेट की होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये वाटर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, वाटर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, वाटर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। पसंद करने का कारण भी है, चार्ज बहुत अच्छा खासा है और पोलर स्पीसीज को पसंद करेंगे, और उनके साथ जुड़ के रहना चाहते हैं। उनमें सॉल्यूबल भी होते हैं, उनमें सॉल्यूबल भी होते हैं, समझ रहे हो मेरी बात, उनमें सॉल्यूबल भी होते हैं, उनमें सॉल्यूबल भी होते हैं। अब जरा गौर से यहां पे समझने की कोशिश करो, वाटर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं पहली चीज, और उनमें बहुत ज्यादा सॉल्यूबल होते भी हैं, समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। उनमें बहुत ज्यादा क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। कुछ सॉल्ट ऐसे भी हैं जो कि नहीं भी होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं BeSO4 हुआ, ठीक है, उसके बाद से बेरियम का सॉल्ट हो गया, ठीक है, फिर AgSO4 हो गया। मतलब इनकी बात की जाए तो ये कैसे होते हैं, ये पानी के साथ जुड़ के रहना नहीं चाहते हैं। वैसे इन जनरल सल्फेट की प्रॉपर्टी होती है कि वो किसके साथ, पानी के साथ जुड़ के रहना चाहते हैं। अब जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं तो जरा गौर से देखो, जैसे कि अगर मैंने बात बोला M2SO4, ठीक है, अगर मान लो कोई मोनोवेलेंट वो है, या फिर ऐसे मैं ले लेता हूं मेटल सल्फेट है, तो ये किसके साथ, पानी के साथ जुड़ के रहना चाहता है। अब मैंने क्या किया, लगभग इसको टेम्परेचर दे दिया 100 डिग्री सेल्सियस। मुझे पता है कि सल्फेट जो होते हैं इनकी जनरली जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितने के करीब होता है, लगभग 100 के करीब होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, जरा गौर समझो कि यहाँ पे जैसे ही हीट किया तो ये क्या बना लेंगे, MSO4 डॉट, लगभग एक आधा पानी का मॉलिक्यूल बचा रह जाएगा, बाकी जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने एक काम किया, टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ा दिया, लगभग टेम्परेचर दे दिया 200 डिग्री सेल्सियस के करीब, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये एक आधा पानी का मॉलिक्यूल जो बचा है ये भी उड़ जाएगा, यानी कि ये क्या बच जाएगा, MSO4।
अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको फर्दर हीट करने की कोशिश की। तो जब मैं फर्दर हीट करूंगा बेटा, जब मैं फर्दर हीट करूंगा तो ये क्या देंगे मुझे, ये देंगे यहां पे MO प्लस SO3 देंगे। क्या देंगे, MO प्लस SO3। मेटल ऑक्साइड एज अ रेजिड्यू दे देंगे, ठीक है, एज अ रेजिड्यू मुझे क्या दे देंगे, मेटल ऑक्साइड, और एज अ SO3 गैस यहां से कहा जाता है लिबरेट हो जाएगी। समझ रहे हो। अब बात की जाती है कि यहां पे जरा गौर से समझो, गलती से मैंने BeSO4 बोल दिया था, सॉरी BeSO4 बोल दिया था, वो होता है बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट और AgSO4, ठीक है। तो यहां पे अगर हम इनकी बात करें तो ये सल्फेट कैसे होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल। इसको नोट कर लीजिएगा, गलती से मेरे मुंह से BeSO4 निकल गया, सॉरी, टू एयर इज ह्यूमन, है ना, इंसान से ही गलती होती है, तो मेरी से भी एक गलती हो गई, हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ BeSO4 होगा, लेड सल्फेट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे Ag सिल्वर सल्फेट, ठीक है। तो ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड जो सल्फेट के डीकंपोजिशन से रिलेटेड हमारे सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दैट इज वन इज आपका ब्लू विट्रियोल, वन इज आपका ग्रीन विट्रियोल एंड वन इज आपका व्हाइट विट्रियोल, ठीक है। तो अब यहाँ पे जरा इसको पहले देख लो, फिर हम आगे चलते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज, एक होता है ZnSO4.XH2, इसको हम बोलते हैं व्हाइट विट्रियोल। क्या बोलते हैं बेटा, व्हाइट विट्रियोल। क्या बोलते हैं, व्हाइट विट्रियोल। जब आप इसको टेम्परेचर दोगे कितना, लगभग 100 डिग्री के करीब, तो ये क्या बना लेगा बेटा, ZnSO4.1H2, ठीक है। आपने टेम्परेचर उठा के इसको डाल दिया कितने पे, लगभग 200 पे डाल दिया, तो ये क्या बना लेगा, ZnSO4 में आ गया, ठीक है। अब आपने इसको फर्दर हीट कर दिया, एक आधा पानी का मॉलिक्यूल जो बचा वो भी उड़ गया, अब हीट किया तो ये क्या बनाएगा, ZnO प्लस क्या बनाएगा आपका, SO3 गैस यहां से इलेबरेट होगी, और ये आपका एज अ रेजिड्यू बच जाएगा मीडियम के अंदर, ठीक है। पहला तो ये हो गया, ये पहला हो गया। दूसरा सुनो, अगर मैं बात करूं CuSO4.XH2O, तो नहीं, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए 7H2O होता है लगभग, ठीक है, 7 पानी के मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कितने, 5H2O। इसको हम कहते हैं ब्लू विट्रियोल। क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल। ये याद रखिएगा, कई दफा यही पूछ लिया जाता है, ब्लू विट्रियोल। इसको टेम्परेचर लगभग मैं दूंगा कितना, बोलो बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस के करीब, तो ये क्या बना लेगा, तो ये बना लेगा CuSO4 डॉट एक आधा H2O बच जाएगा। अब टेम्परेचर इसके अंदर डाल दिया मैंने, कितना टेम्परेचर मैंने डाल दिया, 200 के करीब, तो ये क्या बना लेगा, तो ये बना लेगा CuSO4। अब मैंने क्या कर दिया, इसको कर दिया हीट। जैसे ही हीट करूंगा ये क्या बनाएगा, CuO प्लस क्या बना लेगा, SO3 यहां से लिबरेट हो जाएगी। यहां तक मामला कोई डिस्टर्बिंग नहीं है। मामला प्रॉब्लम कहां आता है, ग्रीन विट्रियोल के अंदर। इसे कहा जाता है FeSO4.7H2O। ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं ग्रीन विट्रियोल। क्या कहते हैं, ग्रीन विट्रियोल। क्या कहते हैं, ग्रीन विट्रियोल। जैसे ही मैंने इसको टेम्परेचर लगभग दिया 100 डिग्री सेल्सियस के करीब, ये किस में कन्वर्ट हो गया, FeSO4 डॉट एक आधा H2O का मॉलिक्यूल बचा रह गया। लेकिन जैसे ही मैंने इसको टेम्परेचर कितना दिया बेटा, 200 के करीब दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, FeSO4 में कन्वर्ट हो गया। FeSO4 में कन्वर्ट होने के बाद अब जब मैंने इसको हीट किया तो आपको पता है FeO बनना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, FeO बनना चाहिए था। लेकिन FeO ना बन के ये क्या बन चुका है, ये बन जाता है Fe2O3, और यहां पे दो गैसेस अब निकलती हैं, दैट इज SO2 एंड SO3 निकलती है। क्या निकलती है, अब देखो ऐसा क्यों हुआ। अगर मान लो लेट सपोज यहां पे FeO बनता, तो Fe कितने में होता, +2 में, ठीक है, कितने में होता। अगर मान लो FeO बनता, लेट सपोज अगर मैं बात करता हूं FeO बना होता है यहां पे, ठीक है, ये एक्सप्लेन करने के लिए चाहे नीचे ही एक्सप्लेन कर देता हूं वरना तुम गड़बड़ कर दोगे। मान लो अगर FeO बनता, FeO का मतलब Fe कितने में है, +2 में है। अगर मैं बात करूं Fe2O3, Fe2O3 में क्या होता है, तो Fe2O3 का मतलब ये हो गया, Fe2O3 का मतलब हो गया 3 दूना 6, मतलब एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना, -2, तो यहां पे कितना हो गया, -6। आयरन के पास अगर हम बात करें तो आयरन के पास कितना चला जाएगा, तो एक आयरन के पास जाएगा +3 बैलेंस करने के लिए, दूसरे के पास +3। यहां आयरन कितने में है, तो +3 में है। यहां क्या है, ये फेरस है, इसको क्या बोला जाएगा, फेरस बोला जाएगा, ठीक है, और इसको क्या बोला जाएगा, फेरिक बोला जाएगा। समझ रहा हूं मेरी बात को, इसको बोला जाएगा फेरिक और इसको बोला जाएगा फेरस, डबल आर यहां कर लेना गलती से। अब इसके अंदर कंफ्यूग्रेशन क्या होती है, तो कंफ्यूग्रेशन होता है D5, और D5 कैसा है, हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड होने की वजह से क्या है, तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, एक्स्ट्रा स्टेबल है यानी कि FeO बनाएगा या Fe2O3 बनाएगा, तो जवाब है सर Fe2O3 बनाएगा। अब समझने की कोशिश करो आयरन ये कैसे करता है। यहां पे देखो सल्फर कितने में है, +6 में, मान लो 2 सल्फर थे +6 में, ठीक है,
तो आयरन क्या करता है, 2 आयरन को मैंने ले लिया, मान लो 2 मोल, ये पूरा ये मैंने 2 मोल ले लिया, ठीक है। तो ये कहता है 1 इलेक्ट्रॉन दे देता हूं माई बाप। तो इसने बोला इससे क्या होगा, तो इससे मैं सल्फर S5 बन जाएगा, समझ रहे हो, इससे S5। इसने कहा मैं भी 1 इलेक्ट्रॉन दे देता हूं माई बाप, तो ये कितने में आ जाएगा, S+4 में आ जाएगा। तो देखो एक सल्फर कितने में है, +4 में है, और एक सल्फर कितने में है, +6 में। तो एक तो SO3 गैस बनाएगा और एक कौन सा गैस बनाएगा, SO2। तो वो विट्रियोल का नाम बताओ या फिर वो सल्फेट का नाम बताओ जो कि हीट करने पे, थर्मल डिकम्पोजिशन करने पे 2 गैसेस देता है। दैट इज, अगर हम बात करें ग्रीन विट्रियोल है वो, और उसके अलावा अगर हम बात करें FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट जो होता है वो 2 गैसेस देता है ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन। वाइल अगर अदर विट्रियोल की मैं बात करूं तो वो सिर्फ एक गैस देते हैं, उस गैस का नाम है SO3 गैस। क्या मेरी बात समझ में आई? ये कहानी इनके बारे में इंपॉर्टेंट होती है। एक और रिएक्शन इसी से मिलती जुलती है जिसके बारे में हमें क्लियर करना है। अच्छा, एक चीज और पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, एग्जाम के अंदर आपसे यह पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी विट्रियोल रेडॉक्स चेंज से होके गुजरता है। तो देखो यहां पे ये ऐसा विट्रियोल है जो कि किससे गुजर रहा है, रेडॉक्स चेंज से। तो फेरस सल्फेट के केस में रेडॉक्स चेंज देखने को मिलता है, जबकि इन दोनों के केस में कोई रेडॉक्स चेंज देखने को नहीं मिलता है। सर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? अरे भैया Zn+2 से जा ही नहीं सकता आगे, वो +2 में स्टेबल है। +2 का मतलब D10, वो D10 है उसके पास। यहां कॉपर के पास अगर हम बात करें तो कॉपर के पास अपना कंफ्यूग्रेशन है, ये जा ही नहीं सकते हैं, इस वजह से ये रेडॉक्स चेंज में नहीं जाते हैं। जबकि आयरन जो है वो +3 में D5 कंफ्यूग्रेशन रख रहा है। D5 कंफ्यूग्रेशन रखने का मतलब यह है कि वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। अगर वो बहुत ज्यादा स्टेबल है तो उसको जाने की जरूरत क्या है? सिंपल सी बात है ना भाई। तो यहां पे रेडॉक्स चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि आयरन जो है वो +3 में D5 कंफ्यूग्रेशन रख के हाफ फील्ड कंफ्यूग्रेशन रखता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, स्टेबल होता है। तो यहां पे कौन सा विट्रियोल है जो कि रेडॉक्स चेंज में जाता है? तो ये ग्रीन विट्रियोल अंडरगोस रेडॉक्स चेंज। कहां जाता है? अंडरगोस रेडॉक्स चेंज। कहां जाता है? रेडॉक्स चेंज में, अंडरगोस रेडॉक्स चेंज। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ग्रीन विट्रियोल, तो ये क्या हो गया, इंपॉर्टेंट। ये क्या हो गया बेटा आपका, इंपॉर्टेंट हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ग्रीन विट्रियोल अगर हम बात करें, एक मिनट, ग्रीन विट्रियोल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये रेडॉक्स चेंज में जाता है, ठीक है। तो यहां पे देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगले पे आ जाते हैं बेटा, CaSO4.2H2O। ये अगर मैं बात करूं ये किसकी रिएक्शन है? तो ये है जिप्सम की रिएक्शन, ठीक है। इसको CaSO4 कैल्शियम सल्फेट .2H2O को कहा जाता है जिप्सम। अब जब हम इसको हीट करते हैं तो जरा गौर से यहां पे समझने की कोशिश करना। ये क्या बनाएगा? तो ये बनाएगा CaSO4.12H2O बनाता है। अब एक चीज समझना, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोला जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ये 4 सल्फेट के बारे में आपसे इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है क्योंकि एनसीईआरटी, गीता, बाइबल, कुरान, माता रानी के अंदर ये चारों के चारों मेंशन किए गए हैं। अब जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा तो अब यहां पे क्या होता है, जो एक आधा पानी का मॉलिक्यूल है वो भी उड़ जाएगा और लास्ट में बचेगा CaSO4, जिसे हम कहते हैं डेड बर्न्ट प्लास्टर। क्या बोलते हैं? डेड बर्न्ट प्लास्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेड बर्न्ट प्लास्टर बोलते हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड मुद्दे की बात क्या है। मुद्दे की बात यह है कि जिप्सम को लिया, हीट किया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीट किया तो CaSO4 बना। इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, डेट इज CaSO4.H2O। अगर मुझे लिखना है तो मैं यहां 2 कर दो, 2 मोल ले लेता हूं। तो इसको बोलो प्लास्टर ऑफ पेरिस, चाहे उसको बोलो, बात बरोबर है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं, समझने की कोशिश करो तरीके से। अच्छा, उस केस में जिप्सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो जिप्सम का हो जाएगा 2CaSO4.2H2O, ठीक है। अगर मैं ऐसे इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलना चाहता हूं तो जिप्सम को मुझे ऐसे बोलना पड़ेगा, है ना। और अगर मैं बात करूं यहां पे, तो यहां पे क्या बचेगा? तो यहां पे 2CaSO4 बनेगा। तो याद रखना यहां पे वाटर क्या है? वाटर जिप्सम का क्या होता है? तो जिप्सम का 1/4 पार्ट होता है, 1/4 पार्ट। यहां 2 है तो यहां हाफ है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब मुद्दे की बात क्या है, समझने की कोशिश करो कि ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज है, ये यूज क्या है सर? तो यूज ये होता है, मान लो घरों में, मान लो जैसे अपन खेलते रहते हैं, बचपन में मैंने देखा था, मेरे बगल में एक इंसान था जो कि खेल रहा था, खेलते खेलते वो क्या हुआ, गिर गया, हड्डी टूट गई, ठीक है। खुदा ना खास्ता किसी के साथ ऐसा हो, क्योंकि बहुत पेन होता है। तो हड्डियों को जोड़ने के लिए क्या किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है। ये इतना स्मूथ होता है। अब कहोगे सर सीमेंट लगा के क्यों नहीं जोड़ दिया? तब तो फिर वो रोने वाली हालत हो जाएगी। फिर रोज तो सुबह सुबह उठ के उसको कहा जाता है तरी दो पहले, ठीक है, ताकि सुखाओ, ताकि बढ़िया से वो सेटल डाउन हो। तो यहां पे अगर हम बात करें इसका यूज क्या है, तो यूज है, कहा जाता है बोन्स को ज्वाइंट बोन को टू ज्वाइन दी बोन्स, हड्डियों को जोड़ने के काम आता है, ठीक है। इसी के बाद से आगे चलते हैं। चलिए, कुछ कहना था आप लोगों से?
बहुत बहुत धन्यवाद। नए चैप्टर के शुभारंभ हो चुके हैं, नए किरदार आएंगे, बहुत सारी चीजें नई आएंगी। हमने पॉलीएटॉमिक एनायन का थर्मल डिकम्पोजिशन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टर्न पे हम नई गतिविधियों के साथ हाजिर होंगे और नए कहा जाता है नए सिरे से चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, बस पढ़ाई में व्यस्त रहिए। बाय, मिलते हैं।